ठीक है. सो endometriosis आज हमने करना है. We have been doing the tube ovarian mass for the last 2 weeks. 2 classes में हमने किया. सो उसी से रिलेटेड सबने आपने मुझे कहा कि एंडोमेट्रियोसिस भी हम साथ ही कवर कर लेते हैं. किसी ने वॉलंटियर करना है या किसी के पास कोई केस है तो आप बताएं. ठीक है. अच्छा, किसी ने, मैं आई विल गिव यू केस. अगर कोई वॉलंटियर करे तो वो ऑब्वियसली बहुत बेहतर होगा और आप लोगों को ही फायदा हो जाएगा. तो क्योंकि हमने ट्यूब ओवेरियन मास वाली चीजें कवर की हैं, अगर इफ यू वांट टू रिवाइज योर हिस्ट्री इंक्लूडिंग, एक केस हम सब फर्टिलिटी से रिलेटेड कर लेते हैं, एक अनमैरिड में कर लेंगे ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो जाए. फिर कोई क्वेरीज हुई तो आप लोग वो कवर कर लेना. सो आई विल गिव यू अ केस. It's about a patient who is 32 years of age and she is nulliparous and she presents and she's married for 5 years. She presents to you with the ultrasound report showing 5 into 6 centimeter complex cyst. And her husband's semen analysis report is normal. How will you evaluate and manage her? बड़ा आसान केस है. चलो शाबाश. हम लोगों ने पिछले वो उस वक्त रिकॉर्डिंग नहीं मैं कर सकी थी, बट काफी 2-3 हफ्तों में हमने सब फर्टिलिटी भी कवर किया था. तो चलो अब रिकॉर्डिंग भी हो रही है, सो विल बी डूइंग इट. एक तरह से हम एक दोबारा से ही करेंगे तो वो रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी. सो शी इज 32 years of age and she is here with she's married for 5 years, nulliparous, presents with ultrasound report of 5 into 6 centimeter endometriotic to नहीं, complex ovarian cyst showing septic and internal debris, and her husband's semen analysis report is normal. How will you evaluate and manage her? फटाफट बता दो. कोई एक कर ले. मैडम मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, लेकिन मैडम मैं कर लेती हूँ. एग्जाम में आप प्रिपेयर थोड़ी चाहोगे, आपको टॉपिक भी नहीं पता होगा. आप तो एकदम से आपको कोई इतने सारे वहां स्टेशंस होते हैं. एवरी अदर स्टेशन इज गोइंग टू बी डिफरेंट, एब्सोल्युटली अ डिफरेंट वन. और आप वहाँ प्रिपेयर्ड थोड़ी होगे, वो तो आपने एक इन जनरल सारा पढ़ा होगा. तो ये क्लासेस इज अ सॉर्ट ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर दैट सिनेरियो के एकदम से. कॉम्प्लेक्स की आपने इंटरनल डेब्रिस बताई और क्या बताया? सेप्टी एंड इंटरनल डेब्री स्कैन पे ऐसे लिखा होता है. अच्छा चलो शाबाश, शुरू करो. अस्सलाम वालेकुम. टाइम भी नोट करूंगी. राइट, गुड. अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज डॉक्टर सानिया एंड मैं जो है पिछले 4 साल से गायनी के शोबे से मुंसलिक हूँ. मेरे पास आपका तरीनामा है जिसमें लिखा हुआ है कि आपकी उम्र 32 ईयर्स है और आपकी शादी को 5 साल हुए हैं. और इसमें बताया गया कि आपके हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक है और आपकी एक रसोली है जो कि 5 इंटू 6 सेंटीमीटर की है. क्या ये मालूमात दुरुस्त है? Can tell in English also कि how will you evaluate or manage? अच्छा मैंने फिर सारा बस अच्छा चलो बस खुद से मैंने फिर ऐसे कहती हूँ, मैं बोलती जाती हूँ. अच्छा मैंने I will inquire about the I will take the biodata of the patient including the her name and age is already mentioned, and so I will also ask about her marital status, that it is her first marriage or her second marriage. I will ask about her LMP and will ask about her parity as well. Then अकॉर्डिंग टू हर अब यहाँ पे तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स सिस्ट है और कुछ भी नहीं है. शी इज अ केस ऑफ, मुझे कुछ मतलब मैम मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन. अच्छा सो like she is unable to conceive for about 5 years. Yeah, only complex. Acha, theek hai. So this is she is nulliparous and she is unable to conceive for about 5 years. So first of all, I will ask her about whether she is living with her husband or not, and it is her first husband or second husband, and any children from the first husband. If it is her second marriage, then any children from the first marriage or not. Then I will inquire about the coital frequency. That how many frequently she meet with her husband, and if there is any coital problem associated with it, that is dyspareunia. If my patient is complaining of dyspareunia, then I will try to dig out that either it is superficial or it is deep dyspareunia, and after coitus, for how many times this dyspareunia remains. Is she any taking medication for this dyspareunia, and is this dyspareunia associated with any discharge or not? Any UTI symptoms? I will inquire about the medical disorder and any pelvic and testicular injury and any spinal cord trauma and any drugs that she is taking. Then I will evaluate her ovulation status by inquiring about how her cycle is and how many she bleeds in a month, and is her cycle is irregular, any history of postcoital bleeding or intermenstrual bleeding. And I will also exclude tubal
diseases, including PID, endometriosis, by inquiring about my patient about dysmenorrhea, that either dysmenorrhea, particularly emphasizing that either it started before the onset of the menses and it relieves with the onset of the menses, or either it started before the started before the menses and it relieved with the menses, or either it started and get worsened with the menses. I will inquire about a history of TB, any weight loss and any sweat, and inquiring about her any irregularity associated with it, and hirsutism or the weight gain to exclude the PCOS and thyroid dysfunction, including a palpitation, the heat intolerance and weight intolerance, or any neck swelling associated with it, and galactorrhea history. I will try to dig it out. Then I will inquire about from my patient that about her husband, factors that is he has any history of mumps and surgery or drugs or renal disease or diabetes mellitus, and any psychotic drugs if the husband is uses. And I will particularly inquiring about the occupation of the husband, any history of fever and mumps and varicocele and herniorrhea particularly. Then I will switch towards any treatment that is done so far. I will, if the treatment is done so far for this cyst and any previous laparotomy, then I will review that notes and discharge slip notes. I will inquire about the past medical history and past surgical history, as well as past medical history will include the TB and asthma allergy, and the surgical history including laparotomy, as I previously mentioned, any allergy, and the social history of the patient, and rule out anemia associated with it by inquiring about the patient, any history of blood transfusion. And I will inquire about her contraception history and gynecological history. Madam, already I mentioned in the history, so I don't want to repeat it again. Then I will switch to Madam general physical examination, including the BMI, the person FLR, and cyanosis and the jaundice. And I will do her abdominal examination, including an abdominal examination. I will look for any visible pulsation and scars and any marks and any visceromegaly on inspection. And I will look for then I will do her as my patient has a complexus, so I will proceed to bimanual examination to look for the uterine size, shape, consistency, bilateral fullness, and I will do speculum examination to look for any discharge. If there is discharge, I will take her five vaginal swab, but if there is no discharge, then I will take her pap smear. Then I will, madam, proceed to investigation. That will include the baseline investigation. Baseline investigation will include the, madam, आपकी आवाज नहीं आ रही है? मैडम आपकी आवाज नहीं है? हाँ, अच्छा, नहीं, गुड, एक मिनट यहाँ रुक जाओ. इट वाज वेरी गुड. आपने अच्छा सारा, आपकी स्पीच वाज गुड, लेकिन थोड़ी सी क्लैरिटी इसलिए कम थी क्योंकि यू वर वेरी फास्ट. आई नो ये थोड़ा सा लंबी हिस्ट्री होती है. सब फर्टिलिटी की हिस्ट्री इन इटसेल्फ इज अ लॉन्ग हिस्ट्री, क्योंकि उसके अंदर आपने 2 लोगों की हिस्ट्री पूरी करनी होती है, मेल की भी और फीमेल की भी. बट यस, यू टुक 5 मिनट्स, लेस देन 5 मिनट्स एक्चुअली, 4.5 मिनट्स कह लो अपनी हिस्ट्री एग्जामिनेशन में, विच इज वेरी गुड टाइम. इसको थोड़ा और फोकस भी कर लो तो शायद 4 मिनट्स में हो जाए, विच इज एब्सोल्युटली फाइन. 5 मिनट्स भी ठीक है अगर, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री और ये एक लंबा सिनेरियो है, तो नॉट बैड. हिस्ट्री आपकी अदरवाइज अगर गौर से भी सुने, क्योंकि स्पीच वाज बहुत फास्ट हो गए थे बीच में, इतना फास्ट हो गए थे कि वो अच्छा नहीं लग रहा था सुनने में. आपको बड़ा काम बिहेव करना है, वहां पे पैनिकी शो नहीं. इट्स नॉट जस्ट एन एग्जाम ऑफ योर थ्योरी और योर नॉलेज. ये आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी अप्रोच टुवर्ड्स पेशेंट, ये सारा कुछ उसमें. क्यों इन्होंने इतने सारे सिनेरियोज बढ़ा दिए? सिर्फ 2 सिनेरियो पे अब फैसला नहीं होता कि हर किस्म के सिनेरियो को आप किस तरीके से लेके चल रहे हो. यू शुड बी वेरी काम और लेकिन फर्म एज वेल एट द सेम टाइम, क्योंकि आपको अपनी नॉलेज ग्रिप पे पूरा ग्रिप होना चाहिए. वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चले. यू वर गुड, नॉलेज वाज वेरी गुड, बट आप बहुत पैनिक में थे. इतना तेजी से बोल रहे थे कि आपकी लैंग्वेज भी समझ नहीं आ रही थी कि आप इंग्लिश बोल रहे हो, उर्दू या अरबिक. फ्रैंकली मतलब इट वाज सो फास्ट. सो आप उसको थोड़ा सा रिलैक्स. अच्छा, दूसरी चीज ये कि जहाँ गलती हो गई, जिसमें आपका थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आप थोड़े कंफ्यूज हो गए और टाइम के लिए कॉन्शियस हो गए, यू वर रिपीटिंग थिंग्स. जो चीज सिनेरियो में मेंशन्ड है वो 3 दफा रिपीट करने की जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू आस्क हर अगेन हर एज, marital status, her parity, etc, etc. Yes, you can start from LMP, or you can start from the point that if the husband and wife are living together for 5 years, but not from her age or marital status. ठीक है, जो कि आपको दिया हुआ है उसके अंदर आपके
हिस्ट्री के अंदर दिया हुआ है आपको सिनेरियो में, तो आप आराम से उधर से स्टार्ट करो कि बिकॉज शी इज अनएबल टू कंसीव फॉर द 5 years। आप उससे पूछ सकते हो कि देखो सब फर्टिलिटी की हिस्ट्री का क्विकली मैं पैटर्न दोबारा से रिपीट कर देती हूँ आप लोगों को, मैंने पहले भी बताया था। उसके अंदर सबसे पहले यस बायोडेटा में जो जो चीजें मिसिंग है क्विकली, LMP जैसे कि इसके अंदर मिसिंग थी आपने वो पूछ लिया। उसके बाद आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट दी हुई है विच इज अनएबल टू कंसीव एंड ऑल ऑफ अ सडन एसिम्प्टोमेटिक सिस्ट के साथ हुआ है, हाउएवर यू कैन रिकन्फर्म अगर कोई उसके साथ एसोसिएटेड पेन या कुछ ऐसा। देन यू मूव फॉरवर्ड टू द HOPI। उसके अंदर जब सब फर्टिलिटी की बात हो तो यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट इफ द हस्बैंड एंड वाइफ आर लिविंग टुगेदर, नंबर 1। नंबर 2, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग कोइटस एंड द कोइटल फ्रीक्वेंसी पर वीक, ठीक है। फिर नंबर 3 के अंदर आ जाता है कि कोई खास उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस कराई हो, जैसे कि फीमेल अपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के साथ आई है, इस तरह से हस्बैंड की रिपोर्ट भी सिनेरियो में गिवन है विच वाज नॉर्मल। उससे अगला भी आप बात पूछ सकते हो कि क्या कभी उसने कभी कोई अपना ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट भी कराया है या नहीं। इन तीनों चीजों में जो चीज आपके पास पॉजिटिव आती है, जैसे कि इस सिनेरियो में उन्होंने आपको सिस्ट दी हुई है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट, तो यू कैन स्टार्ट योर हिस्ट्री फ्रॉम द सिस्ट। ना कि आप हिस्ट्री को यूं स्टार्ट करो कि उसके कोई ट्रॉमा या सेंस ऑफ स्मेल या वो हेड वाली हिस्ट्री सारी आप जो ले रहे थे। तो सबसे पहले आपने उसकी लिविंग टुगेदर, कोइटल फ्रीक्वेंसी, कोइटल डिफिकल्टी, उसके बाद आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन, 3 इन्वेस्टिगेशंस है जो कि मेन है पूछने वाली। इसके अलावा इस पॉइंट पे कुछ नहीं पूछना, फौरन से आपने पेशेंट से पूछना है कि क्या मियाँ का टेस्ट कभी हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, क्या उसका अपना कोई अल्ट्रासाउंड हुआ है, नंबर 3, क्या उसकी कोई ट्यूबों का टेस्ट हुआ है या नहीं। यानी कि सबसे कम इंटरवेंशन वाली चीज से पूछा। इस सिनेरियो में आपको दिए हुए थे 2 टेस्ट, तीसरा टेस्ट नहीं दिया था वो पूछ लो बेशक, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक चीज वो कहती है, वो फॉर एग्जांपल पेशेंट कहती है कि मेरा अल्ट्रासाउंड भी ठीक था, मेरा ट्यूबों का टेस्ट तो चलो हुआ नहीं हुआ फॉर एग्जांपल, या हुआ है वो भी ठीक है, बट हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक नहीं है, देन योर हिस्ट्री विल स्टार्ट फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ मेल पार्टनर, राइट। अगर वो कहती है इन तीनों में से कि उसका ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट ठीक नहीं है लेकिन अल्ट्रासाउंड ठीक था और HSL भी ठीक था, तो फिर योर हिस्ट्री विल स्टार्ट फ्रॉम द ट्यूबल पेटेंसी वाला प्रॉब्लम कि उसकी ट्यूबल ब्लॉक क्यों थी, इफ शी हैड एनी अदर प्रीवियस सर्जरी बिफोर, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अगर वो कहती है कि मेरे ट्यूबों का टेस्ट भी ठीक है, मेरा अल्ट्रासाउंड भी ठीक है, मेरे हस्बैंड का भी ठीक है, देन यू कैन स्टार्ट योर हिस्ट्री फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसमें एकदम देखो जो कॉमनेस्ट चीजें हैं हमने वहां से स्टार्ट करना है। कॉमनेस्ट चीज क्या है, एन ओवुलेशन में भी कॉमनेस्ट थिंग इन अ फीमेल, तो आप उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल से हिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉज मिल गई है अपने तीनों इन्वेस्टिगेशन में कोई एक, तो आपका डिटेल्ड हिस्ट्री जो है वो उस एबनॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट होगी। तो इसके अंदर तो खैर दिया हुआ था कि अल्ट्रासाउंड वाज नॉट नॉर्मल, तो यू कुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम द सिस्ट। एक्चुअली आप पेन से स्टार्ट करते, मैस लोअर एब्डोमेन से स्टार्ट करते, उसमें यस फिर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिस्मेनोरिया, डिस्पेरोनिया को साथ में इंक्लूड कर लेते। उसके बाद आप उसको मैस के साथ जो भी होता है विच इट में भी कोई यूरिनरी सिम्टम्स हो सकते हैं, उसके बावल सिम्टम्स हो सकते हैं, उसका कंटिन्यूस पेन हो सकती है, उसका लोअर लेग पेन्स हो सकती हैं, उसको प्रेशर सिम्टम्स हो सकते हैं, उसको चलो बिकॉज देयर वाज अ मास 5 into 6 सेंटीमीटर इज नॉट अ वेरी स्मॉल मास, आप उसकी वेरिकोसिटीज और प्रेशर सिम्टम्स की भी हिस्ट्री ले सकते हो। उसके बाद आप उसकी एनोवुलेशन की हिस्ट्री, फिर हेड से जो टो तक हम लेके जाते हैं पूरी फीमेल की हिस्ट्री, एंड देन द मेल पार्टनर हिस्ट्री। दिस वुड हैव बीन सच अ गुड पैटर्न कि सुनने वाले को एक स्टोरी की तरह समझ आता और उसे पता चलता है कि आप क्या, आपके अपने आपका माइंड मैप एक तरह से उसके सामने आ जाता है। हर बात से पहले देखो दुनिया भर में जब भी कोई चीज आप करते हो, यू हैव टू शो योर माइंड मैप टू द लिसनर। अगर आप अपना माइंड मैप ही शो नहीं कर सकोगे तो वो एक बहुत हैphazard सी बात हो जाती है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि वो बहुत सारी, जब आप नॉलेज उसको ट्रांसफर कर रहे होते हैं, वो सारा का सारा उसको सुनना या उसको एब्जॉर्ब करना इज इम्पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। बट अगर आप उसको एक माइंड मैप के हिसाब से लेके चलो तो दे विल रियली अप्रिशिएट इट एंड दे विल रियली गेट टू नो एग्जैक्टली कि आप की अपनी क्या अप्रोच है, और समझ में आएगा कि आप कुछ मिस नहीं कर रहे। हैप्पैज़िडली बात होगी तो फिर वो यूं लगता है कि यू आर मिसिंग लॉट ऑफ थिंग्स। फिर बंदा कहता है कि शायद इसने बातें बोली या शायद नहीं बोली, चलो लेट्स गिव हर बेनिफिट ऑफ डाउट, आगे देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस होती है उसकी। तो एग्जाम जो पार्ट 2 है, जिस तरह का रिजल्ट उसमें आता है ओवरऑल, उस हिसाब से आप बेनिफिट ऑफ डाउट, या आप इस बात पर नहीं चल सकते कि कहा जाए कि आगे देखते हैं क्या परफॉर्मेंस है, अकॉर्डिंगली वी विल गिव हर मार्क्स एटसेट्रा एटसेट्रा। योर परफॉर्मेंस शुड बी वेरी गुड, और जिसे कहते हैं ना फौरन से आपका जो है एक्सक्यूज मी, आप आपका वहां क्लिक करना चाहिए
चाहिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस तरीके से जवाब दो कि कुछ भी उसे समझ आ रहा हो कि नहीं मिस कर रहे। देन एग्जामिनेशन, योर एग्जामिनेशन वाज आल्सो गुड। पता तो मुझे लग रहा था कि आपको पता है चीजें, एंड यू हैव बीन डूइंग इट इन योर वार्ड्स, और बिकॉज यू वर सो, आप इतना स्मूथली और इतना आपका ना बगैर इंटरप्टेड, जैसे कितना सोचने की आपको जरूरत नहीं पड़ रही थी। बीच में कुछ लोग रुक रुक के करके बात कर रहे होते हैं, बट यू वर वेरी, आप फ्लुएंट थे, विच शोड कि यू न्यू थिंग्स। बट उसके अंदर आपको जो कंफ्यूजन हो रही थी वो ये थी कि आप क्या बोलो और क्या ना बोलो। चलो, अगर टाइम आपको लगता है कम है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग सिनेरियो, आपने उसको एंड तक मैनेज करना है, आप उसको BMI और ये जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है उसमें स्पेसिफिक चीज हम बोल सकते हो, जैसे कि आपने बोली। बट जो एब्डोमिनल और पेल्विक एग्जामिनेशन है ना, वो आपने कंप्लीट बोलना है। गायनी के पेशेंट के अंदर एब्डोमिनल और पेल्विक एग्जामिनेशन में स्पेसिफिक बातें नहीं बोलनी सिर्फ। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंस्पेक्शन, तो पेल्पेशन में भी तो मैथ्स के बारे में कोई बात करो। चलो, इफ द मैथ्स यू थिंक इज पेल्विक एंड यू कैन नॉट पेल्पेट इट, देन अगेन पेल्पेशन के साथ हर दफा बताती हूँ, पिछली 2 क्लासों में बताया कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में पेल्विक मास में या ट्यूबोवेरियन मास या एब्डोमिनल मास में तो percussion is a very important component. Even if you don't find any mass on your palpation and abdomen, even then percussion is an important part of your examination in gynae. We don't do auscultation in gynecological examination. However, we do perform percussion. It's a part of examination just like inspection and palpation. अगर आपको abdomen, for example, एक patient है, उसका flat abdomen है, और कोई आपको mass नहीं मिला, there was no tenderness, no mass at all, even then you perform percussion. आप उसके अंदर अम्बलाइकस तक परकस करते हुए जाते हो, फिर अम्बलाइकस से आप फ्लैंक्स की तरफ आते हो, राइट फ्लैंक की तरफ, एंड अगेन इफ यू डोंट फाइंड एनी चेंज ऑफ नोट, यानी रेजिडेंट से डल नोट नहीं हुआ, तो बस ठीक है, फिर तो करवट दिलाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है कोई फ्लूइड नहीं है। अगर आपका रेजिडेंट नोट जाते जाते नीचे डल हो गया, तो इसका मतलब है कि बेस पे कहीं फ्लूइड है। फिर आप वहीं पे फिंगर रोक के जहां पे डल नोट आया है, आप पेशेंट को ऑपोजिट करवट दिलवाते हो, यानी लेफ्ट साइड पे करवट दिलवाते हो, एंड यू कीप योर फिंगर देयर, 5 सेकेंड्स वेट करते हो करवट दिलाने के बाद, और फिर दोबारा परकशन करते हो, तो वो जो डल नोट आया था वो रेजोनेंट हो चुका होता है, क्योंकि फ्लूइड उसका नीचे चला जाता है ग्रेविटी की वजह से। सो दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग डलनेस। So, अगर फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट का फ्लैट एब्डोमेन है, देयर इज नो मास, नो टेंडरनेस, यू परफॉर्म परकशन, आप अम्बलाइकस तक लेके गए, अम्बलाइकस से आप फ्लैंक्स तक लाए हो, एंड देयर इज नो चेंज ऑफ नोट, यानी रेजोनेंट नोट डल नहीं हुआ, तो फिर इट्स वेरी इजी। फिर आप उसको ना करवट दिला रहे हो, बट यू हैव परफॉर्म परकशन, और आप जब बता रहे होगे एग्जामिनर को, तो आप यही कहोगे कि देयर आर नो साइंस ऑफ फ्लूइड इन एब्डोमेन, या ऑन परकशन देयर वर नो साइंस ऑफ फ्लूइड, और फिर आप पेल्विक एग्जामिनेशन करते हो। इस परकशन का कंपलसरी होना इसलिए जरूरी है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में, क्योंकि व्हेन यू परफॉर्म द पेल्विक एग्जामिनेशन, फॉर एग्जांपल यू आर परफॉर्मिंग बाय मैनुअल, you find out that there is a mass or there is fullness in the fornix or both fornices, which means that there is a mass or there may be fluid जिसकी वजह से fullness आ रही है, लेकिन आपने abdomen पे तो fullness उसका ये percussion करके signs of fluid नहीं देखा, तो फिर from pelvic examination it's not really doesn't seem good to go back on abdomen and do percussion at that time. ठीक है, I hope आप लोगों को मेरा point समझ में आ गया। जी जी मैम। ठीक है, सो आपने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में जब इंस्पेक्शन बोली, पैल्पेशन में आप जरूर बोलोगे, या वहां पे फॉर एग्जांपल पेशेंट नहीं है एंड जस्ट सिनेरियो इज गिवन एंड यू आर टेलिंग द एग्जामिनर अबाउट द इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट, उसमें आप जब एग्जामिनेशन बोल रहे हो, बट अ मास इज गिवन इन अल्ट्रासाउंड ऑलरेडी, तो आप बोलोगे कि डीप पैल्पेशन पे यू लुक फॉर द मास, यू लुक फॉर द साइड, साइज, शेप, सरफेस, बॉर्डर, टेंडरनेस, ओवरलाइंग स्किन, टेम्परेचर, वो सारे फीचर्स बोलोगे, एंड द साइंस ऑफ फ्लूइड ऑन एब्डोमेन। फिर आप pelvic examination पे जाओगे, you start from vulva, vagina, and then you do the speculum examination, then you do bimanual again, and bimanual you look for, yes, uterus के तो वही चारों पॉइंट्स जो हमेशा से मैं आपको बताती आई हूँ, उसका साइज, उसकी एंटीवर्टेड, रिट्रोवर्टेड, मोबिलिटी और टेंडरनेस। उसके बाद आप उसके फॉर्निसिस पे देखोगे, और फिर वहां पे जाके कमेंट करोगे कि आई वुड लाइक टू रिकन्फर्म माई एब्डोमिनल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स एंड वुड लाइक टू सी कि इसका साइड, साइज, शेप्स, वही सारा कुछ। निदा ने हाथ खड़ा किया, जी निदा। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मुझे इस सिनेरियो से हट के क्वेश्चन है मेरा। अच्छा, कि अगर जैसे कोई पेशेंट लेके आती है अपनी रिपोर्ट, फॉर एग्जांपल कोई सीए की रिपोर्ट लेके आती है, उसका पेप स्मेयर हुआ है, उसकी बायोप्सी वगैरह हुई है,
तो उसपे कोई सीए की फाइंडिंग्स आती है, हमने ब्रेकिंग बैड न्यूज का सिनेरियो करना है, तो जब हम उसको पेशेंट को बता रहे होते हैं लाइक उसकी काउंसलिंग में, तो हम उसकी हिस्ट्री भी वो करेंगे, पूछेंगे उसके रिस्क फैक्टर्स देखो वगैरह। ब्रेकिंग बैड न्यूज जो है ना, नंबर 1 ब्रेकिंग बैड न्यूज का तो पैटर्न ही और है। उसके अंदर यस यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यू रिकन्फर्म द पेशेंट इज द सेम, यू रीचेक कि उसके साथ कौन आया हुआ है, उसे बिठाते हो। बिफोर गोइंग फॉर द हिस्ट्री एंड द रिस्क फैक्टर्स एंड एनीथिंग एल्स, आप उसको पहले न्यूज बताते हो ना क्लैरिटी के साथ कि है क्या। उसके बाद अगला सवाल होता है पेशेंट का कि ये मुझे हुआ क्यों, व्हाई मी। सबसे पहले तो डिनाइल होता है पेशेंट का कि मे बी दिस इज नॉट ट्रू, बट यस यू शुड बी वेरी क्लियर कि ये डायग्नोसिस है। उसके बाद अब वो सवाल पूछती है कि व्हाई मी, उसमें आप रिस्क फैक्टर्स को कुछ रूल आउट करने बैठ सकते हो, बिकॉज द सिनेरियो इज ब्रेकिंग द बैड न्यूज, इट्स नॉट अबाउट मैनेजिंग द पेशेंट। ठीक है, ठीक है ना। सो इट्स अबाउट ब्रेकिंग द बैड न्यूज। और फिर आप कर सकते हो, फिर जो आगे फर्दर उसके क्वेश्चन, फिर से अगला सवाल होता है कि व्हाई मी के बाद कि हाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट इट, अब इसका अगला क्या होगा। फिर जो भी मेलिग्नेंसी दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली फिर आप कहते हो कि फॉर एग्जांपल अगर सीए सर्विक्स है, या सीए सर्विक्स में तो स्टेजिंग हो चुकी होती है ईयूए के बाद, फॉर एग्जांपल ओवेरियन मेलिग्नेंसी सस्पेक्ट कर रहे हो, तो इफ यू नीड टू गेट फ्यू मोर इन्वेस्टिगेशंस लाइक सीटी स्कैन चाहिए आपको, या आपको कुछ और चाहिए, आपने ऑन्कोलॉजी वालों को इन्वॉल्व करना है, फिर आप वो उससे मैनेजमेंट डिस्कस करते हो। उससे अगला सवाल उसका होता है कि व्हाट्स द प्रोग्नोसिस, इन सब चीजों का क्या फायदा होगा। प्रोग्नोसिस से अगला सवाल रिकरेंस का होता है। तो दिस इज हाउ यू गो अबाउट द स्टेशन ऑफ अ बैड न्यूज। फिर इसी तरह सिमिलरली कोई भी बैड न्यूज, आईयूडी की बैड न्यूज हो सकती है। आईयूडी के अंदर अगेन यू फर्स्ट हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द डायग्नोसिस। अगला सवाल पेशेंट पूछती है व्हाई मी, उसमें आप उसके रिस्क फैक्टर्स कर सकते हो। उसके बाद वो पूछती है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में आप उसकी मैनेजमेंट बता सकते हो। फिर रिकरेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो सारी चीजें, या पोस्ट डिलीवरी मैनेजमेंट, ये तो खैर IMM का वैसे स्टेशन है। सो दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट। ठीक है, इसको जरा और कॉम्प्लिकेट मैम करके आए तो वो फिर IUD बिकॉज ऑफ द डॉक्टर होता है उसमें। यस, अगर इफ यू रियली थिंक कि वो वाकई मेडिकल नेग्लिजेंस या मेडिकल प्रॉब्लम, मतलब कोई हॉस्पिटल की तरफ से कुछ हुआ है और शी दैट लेड हर टू IUD, देन यू हैव टू कन्फेस ऑल्सो, मतलब उसमें फिर आपको मानना भी होता है। जी निदा। मैम, और ये अगर किसी टॉपिक का गाइडलाइंस नहीं है और टॉग आर्टिकल है उसमें उस टॉपिक का, तो हमें फिर उस टॉग से वो लेना चाहिए व्हाई मैनेजमेंट नॉट, ऑप्शन, या व्हाई या नॉट, व्हाई नॉट, टेक्स्ट। मैम व्हाई नॉट। प्रेफरेंस किसको देंगे, टॉग को या हम टेक्स्ट देखो बुक जो को? FCPS का पार्ट 2 अगर है ना, उसमें टॉक वर्सेस गाइडलाइन, वैसे तो गाइडलाइन की ज्यादा प्रेफरेंस होती है, लेकिन उसमें यू हैव टू जस्टिफाई इट विद अ वेरी गुड रेफरेंस, कंसिडरिंग योर पेशेंट। जो सिनेरियो आया है उसको लेकर आपने उसे अच्छा जस्टिफाई करना होता है। सो यस, इफ यू मैम, हैव टॉग और टेक्स्ट बुक में देर आर वेरी फ्यू केसेस जिसमें टॉग में डिफरेंट बात की हो या गाइडलाइन में डिफरेंट, बहुत कम है। मैनेजमेंट में तो फर्क ही नहीं है, कोई इंसिडेंसेस में फर्क हो तो हो। जी निदा। मैम नहीं, टेक्स्ट बुक में जैसे होता है, अगर टेक्स्ट बुक का, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स का तो पुराना वो होता है ना, लाइक ड्यूअर्ट्स वगैरह EBM में। अगर गाइडलाइन उससे लेटेस्ट है तो ऑफ कोर्स गाइडलाइन इज बेटर। जैसे गाइडलाइंस बहुत सारी चीजों की 22 23 में आई है, 22 में स्पेशली आई है, 21 22 में बहुत गाइडलाइंस आई हैं। तो यस, GTG गाइडलाइन का रेफरेंस इज बेटर देन इवन द टेक्स्ट बुक। ठीक है, सो यस लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, क्योंकि वो हमें ऐसे खामखा हम क्यों डाइवर्ट हो गए। अच्छा चलो, सो यस, तो सनिया ने बड़ा अच्छा हमें सारा बताया, बट यस अपना थोड़ा सा पैटर्न ठीक करो। हिस्ट्री एग्जामिनेशन के मैंने आपको पॉइंट्स बताए, जब आपने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर लिया उसके बाद आपने पेल्विक जो है ना, उसमें आपने उसी तरह वल्वा वजाइना, स्पेकुलम, देन बायमैनुअल, स्पेशली अबाउट द फॉर्निक्स। आपने कहना है कि आई वुड लाइक टू रिकन्फर्म माय abdominal examination findings by checking ये मैथ्स की वही सारे फीचर्स। चलो अब इन्वेस्टिगेशंस पे आ जाओ सनिया जी। मैडम इन्वेस्टिगेशन baseline investigation including the Good. CBC and HbN gram per deciliter as well as TLC and platelet, blood group with Irish factor, viral profile, and urinary for microscopy and biochemistry, madam, as well as madam BSR. And then I will proceed to specific investigation that include madam abdominal pelvic ultrasound to look for the endometrial thickness and regularity, as well as myometrial echo texture and intestinal methodology and free fluid in the pouch of Douglas. Then I will inquire about any HSG that is done so far with the time and date and its findings, including that the
tubes are patent or not. I will inquire about the laparoscopy and dye test if done. Then I will ask about its detail, including the uterus size and shape and status of the pouch of Douglas with a bilateral tubal spill or not. Husband semen analysis, madam, already provided. And madam, I will also do, madam, CA 125. आगे मैडम यही इन्वेस्टिगेशन करूंगी रिलेटेड और किसी ने ऐड करनी है कोई इन्वेस्टिगेशन? फटाफट बता दो. Ma'am, features of cyst on ultrasound benign and malignant features should be Very good. or more color markers as cyst is given, so tumor markers are must, Very especially good. अच्छा, और कौन and सी madam tumor markers कोमल? MCA 125 वो तो मांगा है उन्होंने. और madam beta HCG LDH वो मांग, अच्छा ठीक है. और ma'am moreover hormonal levels of AMH levels, FSH levels, it is a case of subfertility, and husband semen analysis. Not bad, good. ठीक है, और किसी ने कुछ ऐड करना है? सर्च करवाएंगे साहब. ठीक है, और कुछ बताओ. अभी सारी इन्वेस्टिगेशन डिस्कस करते हैं. और मेंस्ट्रुअल साइकिल मैडम रेगुलर है, फिर तो हार्मोनल प्रोफाइल नहीं मैं भी मांगेंगे. बताती हूँ. सो गुड, यू ऑल वर गुड. मिल मिला के तो ठीक ही कर लिया, लेकिन मैं बताती हूँ उसको मांगना कैसे. देखो वही बात है, बार बार कहती हूँ कि इतना एक्यूरेट आपका जवाब हो कि सुनने वाले को मजा आ जाए. बेसलाइन बहुत खूबसूरत बोली सानिया ने. देखो टाइम ही नहीं लगा, लिटरली लेस देन 30 सेकंड्स लगे, व्हिच वाज वेरी गुड. टोटल इन्वेस्टिगेशन में 1 से 1.5 मिनट लगे. मैं इसलिए टाइम आप लोगों को साथ साथ बता रही हूँ, स्पेशली जो प्रेजेंट कर रहे हैं, इससे उनको अपनी टाइम मैनेजमेंट और बोलने का पता लगेगा. इवन एट द टाइम व्हेन यू विल बी प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन, वहां पे जब आप जवाब दे रहे होगे तो यू विल नो एग्जैक्टली कि आपका टाइम का हिसाब कैसे जा रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होगे. सो लेकिन जब आपने बेसलाइन मांग ली, उसके बाद आप पहले ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस पूरी कर लो. ठीक है ना. देखो हर सब फर्टिलिटी वाले में, जैसे कि अभी सानिया ने कहा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर था, फिर मैं हार्मोनल प्रोफाइल क्यों मांगू. दिस अ वेरी जेन्युइन थिंग टू से, बट एग्जाम में आपने हर सब फर्टिलिटी वाले में डे 2 FSH LH इसलिए करा लेना है बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर भी हो तो देयर आर लेस देन 10% केसेस जिसके अंदर एनोवुलेशन या गुड क्वालिटी ओवम नहीं होता. देखो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होता तो हम क्यों फॉलिकुलर ट्रैकिंग कराते हैं? हम डे 21 प्रोजेस्टेरोन 28 डे साइकिल वाले में क्यों कराते हैं? मतलब because there are very less few chances कि वो एनोवुलेटरी भी हो. So there is no, because she is a case of subfertility. आपने उसके अंदर कोई और कॉज की कसर नहीं रहने देनी, तो आपने उसका डे 2 FSH LH करा लेना है. इवन फ्यू पीपल से कि सीरम प्रोलैक्टिन भी आप इसके साथ बोल दो तो कोई हर्ज नहीं है. उसके अलावा आपने इसके अंदर सारा वो पूछना है. AMH का हम डिस्कस करते हैं, जरूरत है या नहीं. फिर डे 21 प्रोजेस्टेरोन इन 28 डे साइकिल भी करा लेना है. फिर अच्छा ये ब्लड के टेस्ट करा लिए. उसके बाद अगर आपने यहीं पे ट्यूमर मार्कर्स बोलना है तो देयर इज नो हार्म, क्योंकि शी हैड अ कॉम्प्लेक्स, शी इज 32 इयर्स ऑफ एज. जैसे कोमल ने कहा 32 में इट्स बेटर कि आप अगर CA 125 और वो सारी चीजें करा रहे हो तो देर इट्स बेटर कि सारे. लेकिन फिर कोमल आधे ट्यूमर मार्कर्स ना बोलो ना, फिर सारे बोलो. एंड नेवर से बिकॉज शी हैज गॉट अ कॉम्प्लेक्सेस आई वुड लाइक टू गेट द ट्यूमर मार्कर्स डन. आपने यूं नहीं बोलना, आपने ट्यूमर मार्कर्स बोलने हैं. आपने बोलना है CA 125, आपने LDH सीरम बीटा HCG और CEA. ठीक है, ये सारे आपने ट्यूमर मार्कर्स बोलने हैं. उसके बाद आपने यस हस्बैंड सीमेन एनालिसिस इज नॉर्मल. तीसरी चीज आ जाती है अल्ट्रासाउंड और ट्यूबल टेस्ट. अल्ट्रासाउंड पर खाली सानिया अल्ट्रासाउंड पेल्विस नहीं बोलना, फिर वही फीचर जो हम हर क्लास में अल्ट्रासाउंड के बोलते हैं. लास्ट क्लास में बड़े अच्छे हमने किए थे, किसी ने व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी बहुत अच्छा उसको अल्ट्रासाउंड की डिस्क्रिप्शन को लिखा था. सो यस अल्ट्रासाउंड उसी तरह जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आई वुड लाइक टू नो द अल्ट्रासाउंड पेल्विक फाइंडिंग्स व्हिच शुड इंक्लूड, you can start from the uterus size, endometrial thickness, regularity, blood flow, myometrial echo texture, any other pathology in the myometrium. Then you go to the atelecta, any mass in the pelvis and the site of mass, size, shape, unilateral, bilateral.
its capsule, blood flow of the capsules, any septations, thickness of the septi, debris present, or any fluid in the pelvis and or any other pathology in the pelvis. ठीक है, ये पूरे features please इसी तरह बोलो. It will cover all the DD of a possible mass which may be present in the pelvis. ठीक है. अच्छा, फिर आप में से किसी ने कहा TSH, there is no harm in asking for TSH in a patient who is subfertile. तो आप बेशक वो एसिम्प्टोमेटिक थायराइड व्हिच इज नॉट सिम्प्टोमेटिक, आप उसका थायराइड का भी एक TSH करा सकते हो. AMH कराना है या नहीं कराना, ना कराओ. AMH इज एन एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशन. AMH सिर्फ उसमें कराओ जिसमें 35 ईयर से अबव हो गई है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि उसका ओवेरियन रिजर्व कम है, यानी 35 से अबव वाले में आप AMH करा सकते हो. नंबर 1. नंबर 2, आप AMH उसमें 35 से कम में उसमें करा सकते हो जिसकी पहले ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी हुई भी है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि बिकॉज उसकी ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी हुई भी है तो इसका पहले ऐसा ना हो कि पहले ओवेरियन रिजर्व कम हो और फिर ऊपर से आप भी ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी कर रहे हो और पोस्ट ऑपरेटिवली शी कम्स बैक टू यू विद वेरी वेरी लो AMH और वो आपको भी ब्लेम करे कि आपने ऐसी सर्जरी कर दी कि मेरा AMH ही नहीं बचा. सो प्री ऑपरेटिवली यू कैन गेट द AMH डन. अगर फॉर एग्जांपल जैसे कोमल ने कहा AMH अब क्या ही दिया तो उसे जस्टिफाई करना है तो भी आप कर सकते हो. आप कह सकते हो कि मैं उसका AMH इसलिए कराऊंगी क्योंकि मैं लेटर ऑन प्लान कर रही हूँ उसकी ओवेरियन सर्जरी की, ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी की, तो देयर इज नो हार्म कि मुझे बेसलाइन AMH भी पता चल जाए. So but better not to get it done क्योंकि it's an expensive investigation. एक पेशेंट जो पहले ट्यूमर मार्कर्स भी करा रही है उसने इतना कुछ और कराना है, उसमें AMH सिर्फ तब जब आपको वाकई मैनेजमेंट में फर्क पड़े. तीसरी चीज आ गई ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट. इसमें सानिया वाज वेरी कंफ्यूज्ड बिकॉज शी सेड शी नेम्ड ऑल द पॉसिबल ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट, यानी कि उन्होंने HSG भी बोल दिया, उन्होंने लेप्रोस्कोपी भी बोल दिया, उन्होंने एक और भी पता नहीं क्या डिटेल्स बोल दी POD से रिलेटेड भी, जिसमें बात इतना नहीं. देखो आसान तरीका ये है एग्जाम में याद रखने का कि आप HSG ही सिर्फ बोल दो बिकॉज HSG इज कंपैरेटिवली लेस इंटरवेंशन वाला टेस्ट, easier to get it done and cheaper. So अगर HSG हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो एनी लेप्रोस्कोपी या एनी अदर पेटेंसी टेस्ट अवेलेबल, क्योंकि पेटेंसी टेस्ट तो और भी बहुत सारे तरीकों से हो सकता है ना. हिस्ट्रोसोनोग्राम है, अब तो दुनिया में और भी डॉक्टर्स ने बड़ी अच्छी तरीके से चीजें निकाली हैं जिससे कि वो ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट कर लेते हैं. सो नहीं, आप खाली HSG बोल दो और तो इसमें बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है. सो ये दीज आर ऑल द पॉसिबल टेस्ट. किसी ने इन्वेस्टिगेशन पे कोई क्वेश्चन करना है? गुड. चलो सानिया, ये जो आपने इसमें ये बताया ना अल्ट्रासाउंड फीचर में ना कि एंडोमेट्रियल थिकनेस है और रेगुलरिटी है और ब्लड फ्लो, आपने डिब्रिस का मैडम एक वर्ड यूज किया, वो जरा प्लीज काइंडली रिपीट करेंगी मैडम? देखो ये जब हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स देखते हैं ना, एग्जामिनर आपके सामने जो रिपोर्ट रखेगा वो या तो उसमें सिर्फ कॉम्प्लेक्सेस लिखी होगी, फीचर्स होंगे नहीं. वो फीचर्स आपको खुद पता होने चाहिए. उसमें ये हो सकता है विद सेप्टेशंस या विद इंटरनल डेब्री. वो कई दफा पेपिलरी स्ट्रक्चर्स या आपने B और M रूल के मुताबिक आपने अपने फीचर्स बोलने हैं कि मुझे ये फीचर्स चाहिए. अगर नहीं अल्ट्रासाउंड पे मौजूद तो यू कैन गेट द अल्ट्रासाउंड रिपीटेड फॉर ऑल दोज फीचर्स, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो आपको B और M रूल में डिफरेंशिएट करते हैं. और अगेन बार बार हर क्लास में मैं यही कहती हूँ कि बिफोर यू टेक पेशेंट टू ऑपरेशन थिएटर यू हैव टू बी वेरी क्लियर, स्पेशली कंसिडरिंग योर अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स and if any other investigation like tumor markers etc that are needed, ताकि आपको extent of the disease का पता हो, most possible diagnosis का पता हो, ताकि you should know exactly when you're taking patient to operation theater कि आपने किस extent तक जाना है और आपने क्या करना है. ठीक है. So ये investigations इसलिए important होती है. So firstly you will get the ultrasound, both examiner आपके सामने रखेगा, which definitely is going to be not that complete, पर आप उसमें कह सकते हो कि मैं ये अल्ट्रासाउंड आई कैन गेट इट रिपीटेड फॉर ऑल दीज फीचर्स. ठीक है. चलो अब मैनेजमेंट कर लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले. एक्सक्यूज मी जी. चलें जी, मैनेजमेंट करते हैं सानिया. अच्छा मैडम, इन मैनेजमेंट आई विल involve the multidisciplinary team approach that will include my senior obstetrician. Sorry, I'll stop you here. इसलिए स्टॉप किया क्योंकि आपको ये बात सही जिंदगी याद रहेगी. मैनेजमेंट जब स्टार्ट करने लगो ना बोलना, क्योंकि ये तो सवाल होना ही है एग्जाम में, आपने पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन आपने कहना है कि आई वुड लाइक टू कंप्लीट माई वर्कअप बिफोर आई गो अहेड विद द मैनेजमेंट. मैं आपको कोई इन्वेस्टिगेशंस दूंगी तो आप बताओगे ना, क्या पता मैं ट्यूमर मार्कर्स इतने ज्यादा दे दूं कि आपकी मैनेजमेंट ही बदल जाए.
सो आप कहोगे कि आई वुड लाइक टू कंप्लीट माई इन्वेस्टिगेशंस, एग्जामिनर कहेगा क्या इन्वेस्टिगेशंस चाहिए, आप कहोगे आई वुड लाइक टू नो हर ट्यूमर मार्कर्स, या आई वुड लाइक टू नो द डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, या ये मेरे पास नहीं है चीजें, तो वो फिर आपको एग्जामिनर पहले बताएंगे, फिर आप मैनेजमेंट स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो मैडम यहाँ पे फिर मेरे पास क्या रिपोर्ट है कि मैं इसको मैनेज कर सकूं? You have मैडम no report. You just have Okay. husband semen analysis report and you just have the ultrasound report. चलो Okay, बेसलाइन नॉर्मल है सारी, आगे और पूछ लो कि और मुझे क्या चाहिए, फिर आप कहोगे ट्यूमर मार्कर्स, आई विल से कि ट्यूमर मार्कर्स अवेलेबल फॉर एग्जांपल नहीं है, CA 125 200 है, मैंने आपको 200 दे दिया, एंड देन द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आई हैव टोल्ड यू, वो ये वाली थी, और देन व्हाट एल्स डू यू वांट? ओके मैम, ठीक है, कम्प्लेक्स सही है मैडम, फिर यही है। चलो मैनेज करो फिर। इसके अंदर अच्छा ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट नहीं है, HSG हाँ, तो वो HSG नहीं है। yes, तो but you don't need to get it done, she already has got a cyst and you're planning her, if you are planning her surgery, तो फिर उसी में ट्यूबल पेटेंसी चेक हो जाएगी ना। जी मैडम। ठीक है, चलो अब बता। सो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन यू स्टार्ट योर मैनेजमेंट विदाउट नोइंग एग्जैक्टली कि ये सिस्ट कौन सी है? सोचो ना, अपने आप को ओपीडी में बैठा हुआ इमेजिन करो या क्लिनिक में बैठे हुए इमेजिन करो, पेशेंट आपके सामने बैठा हुआ है बट यू डोंट हैव एनी रिपोर्ट्स, आप पहले से यही कहते हो ना अपना अल्ट्रासाउंड करा कर लाए, अपने ये वाले ब्लड के टेस्ट करा के लाए, फिर मैं आपसे, चाहे कल आ जाओ मेरे पास दोबारा, फिर मैं आपसे डिटेल में बात करूंगी। मैनेजमेंट, यू कैन नॉट मैनेज अ पेशेंट विदाउट एनी रिपोर्ट्स। चलें बताएं मैडम। जी महवेश। मैडम पेशेंट की विश भी तो हमने पूछनी है पहले उससे कि वो क्या चाह रही है मेडिकल या सर्जिकल मैनेजमेंट से पहले, फिर ही हम उसकी मैनेजमेंट इस को पे तो मैं डिस्कस अभी कर बात सकेंगे करती हूँ, उससे, पहले या सानिया की मैनेजमेंट में थोड़ी ही सी डिस्कस करें। मैं अभी आपसे बात करती हूँ। देखो बात ये, यू आर राइट, इस पे बेसिकली मैंने, अच्छा सानिया की मैनेजमेंट सुन लेते हैं, फिर क्विकली मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। क्वेश्चन अच्छा है, सानिया जल्दी से मैनेजमेंट बोल दो, शाबाश। Madam, I will involve multidisciplinary team approach involving my senior obstetrician as well as anesthesia, and then I will do her as all the investigations. काउंसलिंग नहीं करनी, मैडम मैनेजमेंट मैडम आ स्टार्ट रही विद द हूँ, मैडम आ काउंसलिंग। रही हूँ उस पे, अच्छा मैडम आ आ रही रही है, हूँ। ठीक है। Madam, I will counsel my patient regarding the risk related to the provisional diagnosis that I have concluded on it, that is probably endometriotic cyst. So, madam, I will propose a medical treatment as well as surgical treatment to my patient. If my patient is more फेल ये स्टेटमेंट सॉरी लेकिन यस। जी अच्छा मैडम। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे हम महवेश के सवाल का भी जवाब देंगे। जी देखो मैडम। बात ये है कि अपने अपने माइंड को बहुत क्लियर करो अबाउट द एंडोमेट्रियोसिस ट्रीटमेंट। If your जी patient is there who doesn't want a child, who is not here with subfertility, for example, she is unmarried या her family is complete, या फिर एक पेशेंट है जो कि प्रेजेंट ही किया है कि शी, देखो देयर इज अ पेशेंट हु इज न्यूली वेड, मे बी उसका 5-6 सेंटीमीटर की सिस्ट है बट शी डजंट वांट टू कंसीव है। मैंने जिंदगी में एक ऐसी पेशेंट देखी है जो कहती थी कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव बर्थ टू अ बेबी इन माय लाइफ, मैंने बर्थ देनी नहीं, चाहे मैं ठीक भी हूँ, आई विल यूज, आई हैव डेल्ट विद दिस टाइप ऑफ पेशेंट, शी वाज 32 एंड शी रिमेन्ड माय पेशेंट फॉर 5-6 years एंड शी वाज परसिस्टेंट कि मैंने नहीं बच्चा पैदा करना है, एंड हर हस्बैंड वाज वेरी कोऑपरेटिव विद हर केस की नहीं ख्वाहिश तो नहीं ख्वाहिश, जो भी उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा या जो भी, पर तो यस। बट जहां फर्टिलिटी की बात आ जाए उसमें भी देखो, इवन if a patient is newly wed but she has got 6 into 7 centimeters of cyst with a probable diagnosis of endometriosis, right? So and even if she says that she doesn't want to give birth to a child now, even then उसमें नंबर 1 चॉइस इज लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। वाई? या सर्जरी, चलो बेस्ट रिसोर्सेस में why the surgery? Because fertility में देखो 2 तरीके हैं ना एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करने के, या मेडिकल या सर्जिकल। मेडिकल वहां जहाँ पे अभी फर्टिलिटी बिल्कुल नहीं करनी, जैसे कि अनमैरिड में या फिर फैमिली कंप्लीट में। जहां फर्टिलिटी की बात आपको नजर आ रही है, बेशक पेशेंट, बिकॉज आपका काम है पेशेंट को अवेयरनेस देना। एक पेशेंट कह रही है कि मैंने 2 साल बाद बच्चे पैदा करना शुरू करने हैं, शी इज अनमैरिड, शी इज न्यूली वेड, और वो कहती है कि मैंने 2 साल, लेकिन यू हैव सीन अ सिस्ट इन द अल्ट्रासाउंड। सॉरी मैडम, मेरे माइंड से ये भी निकल गया ना, मेडिकल यहाँ पे प्रपोज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ग्रेटर देन अगर 4 चलो महवेश सेंटीमीटर के का सवाल का जवाब हो एंडोमेट्रियोमा होता जाएगा। है। करेक्ट, जी मैडम। गुड। तो तो चलो फिर महवेश वहां की पे हमें क्लैरिटी हो लैप्रोस्कोपिक जाएगी। एब्लेशन और एक्सीजन ही वेरी करनी गुड, होगी अलॉन्ग विद एडहेसोलाइसिस ना। वेरी गुड, तो एक्सीलेंट, अच्छी टर्म्स यूज की आपने, ऐसे जवाब देना। जी महवेश के मैडम। क्वेश्चन की क्लैरिटी कर दूं। सो जहाँ पे बेशक इफ अ पेशेंट इज न्यूली वेड बट शी सेज के देयर आर मेनी, अब आजकल बहुत है कि दे से कि जी वी वांट कॉन्ट्रासेप्शन फॉर द 2 years or so, it's better to counsel the patient
that you have got a cyst which is probably endometriosis, which is already causing subfertility, and if you delay the baby for next 2 years, it will keep on causing damage inside the pelvis. Even if I give you medical treatment, it's better to get over it. जितने देखो इसके अंदर यही होता है कि जितना जल्दी कंसेप्शन हो जाए, if they really want to get a baby. So जहां, लेकिन इवन इफ दे एट दैट टाइम दे से कि नहीं 2 साल, फॉर एग्जांपल मियां ने बाहर चले जाना है, या फॉर एग्जांपल गर्ल वांट्स टू कंप्लीट हर डिग्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देयर आर केसेस, तो चलो फिर आप उसे कंटिन्यूस मेडिकल ट्रीटमेंट में करके सिस्ट के साइज को मॉनिटर कर सकते हो. लेकिन प्रेफरेंस इन अ पेशेंट विद सबफर्टिलिटी एंड wherever fertility wishes are there, subfertility now, fertility wishes are there, and there is endometriosis, number one choice in any case, it should be surgery. However, in a patient who is unmarried, number one choice, because उसमें फिर आप management cyst की कर रहे हो या pain की कर रहे हो, yes, medical treatment, because medical treatment is not a permanent treatment for endometriosis. As soon as you stop medical treatment, endometriosis recurs, number one. Number two, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, साइड इफेक्ट रेंज मोर लेस सेम है. सो वो हम मेडिकल ट्रीटमेंट क्विकली डिस्कस कर लेंगे. चलो सानिया, आप जल्दी से इस पेशेंट की एक प्यारी सी मैनेजमेंट बोल दो. मैडम एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के रिमूवल से भी ये भी तो बताते हैं ना कि फर्टिलिटी को वो इतना इफेक्ट फिर भी मतलब कम ही चांसेस है कि वो कंसीव करे. वो भी मैं बात करती हूँ, पहले सानिया ने मैनेजमेंट जल्दी से बोल दे. अच्छा मैडम, I will counsel her. I will counsel my patient regarding the diagnosis and management as well as the complication that is associated with the surgery. थोड़ा सा आहिस्ता बोलो. हाँ, बहुत फास्ट. अच्छा, I will counsel my patient regarding her diagnosis as well as the surgical procedure. I will give her option that the definitive treatment for this endometriotic cyst, depending upon my investigation finding, is surgical management. So for that, I will do her pre-anesthesia assessment. I will tell her about, I will ask my patient that she will come, that this laparoscopic procedure will be done on the 7th or 8th day of our cycle. And I will make sure that all her investigations are done. And before entering into the OT, I will ensure the patient safety checklist. I will NPO after midnight, and then I will give her, then the anesthesia and antibiotics after given to it. Laparoscopy will be done in the customary manner by giving the incision in the subumbilically and the virus needle inserted. And check the position of the virus needle. And as no surgery is done, so the basic we will be here that the point that will be used will be the Palmer point. And madam, then during laparoscopy, I will examine the cavity, the uterine size and shape and consistency, as well as tubes. And I will look for the cyst, and I will look for any adhesions, and I will try to take even a views of it, and I will save it for my patient. That will be very important for the classification of endometriosis, that either it is a grade 1 or grade 2 or grade 3 endometriosis. And at that time, I will do laparoscopic excision of the endometrioma along with adhesolysis, and I will look for any endometriotic spots that is in the vicinity, and I will also do cauterization of it. So after that, I will also check the tubal patency. Ji, madam. I will check for the tubal patency, and then the abdomen will be abdomen will be closed after releasing the gas, and it will be closed, making ensure that the closure of the abdomen is not really making ensure that it is that will be done in a customary manner. And after surgery, the patient will be shifted to the HTU, where they keep record of a vital monitoring and bowel sounds. And once it becomes audible, then I will discharge my patient, and I will ask my patient that the histopathology report, and I will follow up in OPD within 7 to 10 days. Very good. अब स्पीड इतनी अच्छी थी कि मजा आ गया सुन के. ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बोला. इसको थोड़ा सा और मैं आपको बताती हूँ, आप इस तरीके से भी ठीक हो जैसे आपने बोला है. अगर आप इसको और इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या बाकी लोग इस तरीके से करना चाहें तो इस तरीके से कर लो. पैटर्नेट में आपको बताती हूँ. सबसे पहले सानिया, व्हेन यू सेड के आपने इससे पहले जो जवाब दिया था उसमें आपने पहले मल्टीडिसिप्लिनरी टीम को इन्वॉल्व कर लिया था काउंसलिंग से पहले.
तो इस चीज को मैं देखो, मैनेजमेंट सबसे पहले काउंसलिंग से शुरू होना है, क्योंकि अगर आप मल्टीडिसिप्लिनरी टीम को पेशेंट के कंसेंट या पेशेंट की नॉलेज के बगैर इन्वॉल्व नहीं कर सकते. यू कैन नॉट इन्वॉल्व एन एस्थेटिस्ट और एनी अदर पर्सन विदाउट पेशेंट नोइंग कि ये इन्वॉल्व हो रहा है उसकी मैनेजमेंट में बंदा, और सेकेंडली ये कि वो क्यों इन्वॉल्व हो रहा है. सो यू विल स्टार्ट योर मैनेजमेंट. अब सेकेंड टाइम जब आपने मैनेजमेंट बोली तो आपने काउंसलिंग से शुरू किया, विच इज बेटर. सो आपने काउंसलिंग से ही शुरू करना है कि जब आपकी इन्वेस्टिगेशंस पूरी हो गई तो आई वुड लाइक टू काउंसल माय पेशेंट एंड हर हस्बैंड और फैमिली अबाउट द पॉसिबल डायग्नोसिस व्हिच सीम्स टू बी एंडोमेट्रियोसिस. हाउएवर वन ऑफ द ट्यूमर मार्कर्स, यहाँ जरूर जिक्र करो, उससे पता चलेगा कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्योंकि जब व्हेन यू आर रियली डीलिंग विद द पेशेंट इन एक्चुअल, जब आप वाकई में क्लिनिक पे बैठ के या ओपीडी में बैठ के मरीज को देखते हो तो वाकई आपका दिमाग इतना ही काम कर रहा होता है कि यू ऑलवेज रजिस्टर दैट CA125 इज हाई. तो कहोगे कि ऑल्दो वन ऑफ द ट्यूमर मार्कर्स व्हिच इज CA125 इज हाई, व्हिच इज मोर देन नॉर्मल, even then in endometriosis also CA125 up to 200 is normal, but still ultimate report will be obtained after histopathology report, right? So यहाँ पर आप ये statement जरूर बोलो. So considering this and endometriosis, बाकी वही चीजें, if you want to involve multidisciplinary team, yes you will need an anesthetist, आप बिल्कुल इन्वॉल्व करो. You will need a histopathologist, etc. And then when you have prepared the patient and you are shifting her to operation theater, हमेशा जब भी कोई मरीज ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करो, you have to after anesthesia, paint, drape, you do EUA always. आप उसके अपनी एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स अंडर एनेस्थीसिया रिकन्फर्म करते हो. उससे फायदा क्या होता है? एक चीज का फायदा ये होता है कि आपको पता लग जाता है. फॉर एग्जाम्पल, कई दफा पेशेंट जब अंडर एनेस्थीसिया होता है, यू आर एबल टू डू हर बाय मैनुअल मोर इफेक्टिवली इन अ वे कि आपको पता चलता है कि यूट्रस कितनी मोबाइल है, साइज एग्जैक्टली कितना है. फिर उससे आपका इंसिजन, फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग इट विद थ्रू ओपन सर्जरी, आपको इंसिजन का पता चलता है. फिर लैप्रोस्कोपिकली इफ यू आर डूइंग इट, अच्छा उसके बाद जब व्हेन यू आर अबाउट टू गिव इंसिजन और यू आर गोइंग, फॉर एग्जांपल अगर लैप्रोस्कोपिकली स्टार्ट कर रहे हो तो लैप्रोस्कोपिकली आपने जैसे ही पोर्ट डाला, देखो बिकॉज यू डोंट नो दैट देयर इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्ट, वन ऑफ द ट्यूमर मार्कर्स इज हाई. किसी ने रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी इंडेक्स का जिक्र किया. RMI in a premenopausal patient is not significant, so don't talk about RMI in a premenopausal patient. ठीक है, she is a young patient, इसमें भी RMI का कोई रोल नहीं. तो आपने जब भी डाला इंसिजन दिया या आपने पोर्ट डाला, you don't know that it's really endometriosis or it's malignancy, so it's better to get the peritoneal washings or the peritoneal fluid at that time. Then you do the inspection. Inspection के अंदर आपने वो पूरी सारी बातें बोलनी है कि in inspection I would like to see exactly the origin of the mass. It's unilateral or bilateral. It's वही capsule और blood supply, उसकी adherence, बाकी adhesions, and I would like to know about the uterus, about the tubal status. और यहाँ पर आप उसका डाई टेस्ट भी कर सकते हो ताकि पेटेंसी का पता चल जाए. और वहां पर बोलोगे, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस तो देखते ही डायग्नोज हो जाता है, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि she has got the chocolate material all over, या powder burn appearance है पूरे pelvis की, which is a diagnostic of endometriosis. इसके इस दौरान में अगर प्री ऑपरेटिवली, जैसे मैंने हिस्टोपैथोलॉजिस्ट को मल्टीडिसिप्लिनरी टीम में इन्वॉल्व रखा, उसका मकसद वहां पर ये भी शो हो रहा था कि इफ पॉसिबल आपने फ्रोजन सेक्शन की बात भी की हुई है, बिकॉज अगेन ट्यूमर मार्कर्स या अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग इज नॉट 100% ऑफ एनी डायग्नोसिस. हर एक की अपनी सेंसिटिविटी है, इसलिए कई दफा हो सकता है कि इस पेशेंट में आपको फ्रोजन सेक्शन की जरूरत पड़ जाए. सो बट यस, इसमें चांसेस कम है. ज्यादा डायग्नोसिस आपने एंडोमेट्रियोसिस की तरफ ही रखना है, इसलिए बहुत ज्यादा इस पे भी जोर नहीं डाला. सो इंट्राऑपरेटिवली फिर आपने जब ये सारा करके, जैसे सानिया ने बताया, अच्छा जब इंट्राऑपरेटिवली एंडोमेट्रियोसिस में द लेजन इज मोर देन 3 सेंटीमीटर, इट्स ऑलवेज बेटर टू एक्साइज इट. सिस्ट वॉल के साथ एक्साइज करके बायोप्सी जरूरी है. इफ इट्स लेस देन 3 सेंटीमीटर आप उसको बर्न भी कर सकते हो. ठीक है, तो आप उसको इंट्राऑपरेटिवली 3 सेंटीमीटर से बड़ा है, आपने कंप्लीट सिस्ट वॉल लेयर, अदरवाइज इंसिजन ड्रेनेज इज नॉट द मैनेजमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट. आपने सिस्ट वॉल रिमूवल बहुत जरूरी है, वो करके एडिजियोलाइसिस करके ट्यूबल पेटेंसी जितना अचीव हो सकता है वो अचीव करना है. देन यू डू द स्टेजिंग ऑफ द डिजीज आल्सो. स्टेजिंग आपको याद होनी चाहिए. देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टेजिंग अवेलेबल इन द बुक. एशरे का भी है, अमेरिकन सोसाइटी का भी है. एक अच्छा सा आप याद कर लो, बिकॉज इसकी स्कोरिंग इज इम्पोर्टेंट. माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर की जो स्कोरिंग है उसकी वजह ये है कि
when you are writing notes, जब आप इंट्राऑपरेटिव नोट्स लिखते हो एंडोमेट्रियोसिस के, एंड व्हाट इफ पेशेंट गोज टू अनदर डॉक्टर या फर्टिलिटी सेंटर में जाता है और उसके वो सारे लैब सर्जरी या ओपन सर्जरी के नोट्स वो बहुत मैटर करते हैं. दे नीड टू नो एग्जैक्टली कि कौन सा स्टेज का डिजीज है. इवन स्टेज 1 2 3 4 भी कैटेगराइज्ड है. जिस भी क्लासिफिकेशन को याद करो, नीचे ब्रैकेट में लिख दो कि अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन इसका ये स्कोर बन रहा है. एट टाइम्स इट डिफिकल्ट टू रिमेम्बर, बट इन जनरल अगर आपने याद कर रखना है तो उसमें यही होता है कि माइल्ड तो जिसे कहते हैं ना 5 तक का स्कोर होता है. उसके अंदर आपका सिर्फ ओवरीज आर सेफ, ट्यूबल पेटेंसी अचीव्ड होती है. जो बहुत सिवियर डिजीज है उसमें ओवेरियन सिस्ट भी मिलता है और फिम्ब्रिया बिल्कुल आपको फाइमोस्ट मिलते हैं. तो ये मैं आपको एक इन जनरल याद इसलिए बताने का कह रही हूँ क्योंकि इंट्राऑपरेटिवली व्हेन यू आर डूइंग द सर्जरी, और जो बहुत वेरी सिवियर डिजीज है जो स्टेज 4 डिजीज है उसमें पूरा पीओडी भी ऑब्लिटरेटेड होता है, ओवेरियन सिस्ट भी होती है एंड फिम्ब्रिया आल्सो डैमेज्ड. सो वो फिर स्टेज 4 होती है. स्टेज 3 विच इज ऑल्सो कैटेगरी ऑफ सिवियर एंडोमेट्रियोसिस, उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि एंडोमेट्रियोमा भी होता है, फाइमोसिस भी होता है, बट पीओडी इज नॉट दैट बैडली एडहेरेंट जितना स्टेज 4 में होता है. तो 1 और 2 तो कंपैरेटिवली आर द बेटर स्टेजेस. तो इसको आप कर सकते हो एक इन जनरल इस तरीके से. तो स्टेजिंग भी इम्पोर्टेंट है. और अब आजकल जिस तरह से टोप्स के स्टेशंस होते हैं और जो पैटर्न ऑफ एग्जाम हो गए, सिर्फ आपको टेबल भी दिया हो सकता है जिसके ऊपर स्कोर लिखा हो कि फॉर एग्जांपल 15 टू इतना स्कोर है एंडोमेट्रियोसिस का, तो जी हाउ विल यू मैनेज हर. तो उसमें थोड़ा सा आपको इंट्राऑपरेटिवली माइंड में आ जाएगा कि अगर ये स्टेज ऑफ द डिजीज है एग्जैक्टली तो ये फाइंडिंग थी इसकी. ठीक है, तो थोड़ा सा वो स्कोरिंग वाला टेबल ड्यूहर्ट्स में भी बना हुआ है. मैडम उसमें यही है ना कि हमारे पास, मैडम यही है ना कि उसमें हमारे पास मिनिमल है ना, माइल्ड है और मॉडरेट है और सिवियर है ना. एग्जैक्टली तो जो 1 2 3 4 भी है. जी मैडम, तो जो मिनिमल है मैडम वो 1 to 5 है, और जो माइल्ड है वो 6 to 15 है, और जो 16 to 40 है मैडम दैट इज मॉडरेट, एंड सिवियर इज ग्रेटर देन 40. यस और इसमें एक इन जनरल आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अगर स्टेज आई हुई है फॉर एग्जांपल 16 वाली, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि यहाँ हो सकता है. उसके लिए आप थोड़ा सा ये जरूर याद रख लो जब स्कोरिंग याद कर रहे हो कि के अंदर इतना है, इतने फिम्ब्रिया इन्वॉल्व है, इतना पीओडी इन्वॉल्व. ठीक है, तो उसके बाद यस द रेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट वाज गुड जो सानिया ने की कि वो सारा करके फिर पोस्ट ऑपरेटिवली. मारिया ने क्वेश्चन पूछने लेते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन पोस्ट ऑपरेटिव कंसेप्शन वाला था उसका मैं जवाब देती हूँ. जी मारिया. मैम अस्सलाम वालेकुम मैम. ये जो हमने जब मैनेजमेंट बोलनी है तो उसके अंदर आई विल एक्सप्लेन जो डायग्नोसिस वाली बात होती है टू द पेशेंट, तो हम ये इस तरह बोल सकते हैं आई वुड एक्सप्लेन टू द डायग्नोसिस टू द पेशेंट दैट शी इज हैविंग अ सिस्ट व्हिच इज मोस्ट लाइकली टू बी बिनाइन. हम एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट का तो नाम ही लेंगे. यस नहीं आप ले भी सकते हो. देखो उसके अंदर अभी किसी ने क्वेश्चन किया है चैट पे कि व्हाट आर द स्पेसिफिक फाइंडिंग्स ऑन अल्ट्रासाउंड फॉर द एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट. स्पेसिफिक फाइंडिंग्स ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, स्पेसिफिक फाइंडिंग्स होती हैं अल्ट्रासाउंड पे व्हिच इज मोस्ट प्रोबेबली एंडोमेट्रियोसिस आप कह सकते हो. देखो जो कॉम्प्लेक्स सिस्ट है वो अगर बिनाइन है एक यंग लेडी में तो वो क्या है, या तो वो इन्फ्लेमेटरी सिस्ट है, या फिर वो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, या वो एब्सेस है. ये 3 चीजें बिनाइन हो सकती हैं एक यंग लेडी में हु हैज गॉट अ बिनाइन कॉम्प्लेक्स सिस्ट, वरना तो वो एक सिंपल सिस्ट होती है ना. तो बिनाइन कॉम्प्लेक्स में जब हमने सारा हिस्ट्री की बात कर ली, एग्जामिनेशन की बात कर ली, एंड वी नो इट्स नॉट एन एब्सेस, वी नो इट्स नॉट एन इन्फ्लेमेटरी सिस्ट, then most probably it is endometriosis which is a benign cyst. However, ultimate diagnosis depends on the histopathology report. ठीक है, so this is the statement you will do, ताकि आपके आगे मैनेजमेंट का हर जिसे कहते हैं ना हर पॉइंट दूसरे से पॉइंट से मिलता जाए, एक कंटिन्यूटी रहे. ठीक है, तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी क्लियर. की सानिया मैम एक क्वेश्चन करना था मैम. जी मैम एंडोमेट्रियोसिस में चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट हम लेप्रोस्कोपी करेंगे या टीवीएस करेंगे मैम? टीवीएस क्या मैं ट्रांसवेजाइनल स्कैन करेंगे या फिर मैम लेप्रोस्कोपी होगा गोल्ड स्टैंडर्ड में? ट्रांसवेजाइनल स्कैन का कोई कंपैरिजन नहीं है लेप्रोस्कोपी से. लेप्रोस्कोपी इज डेफिनेटली द गोल्ड स्टैंडर्ड. ट्रांसवेजाइनल स्कैन वर्सेस एब्डोमिनल स्कैन की आप बात कर सकते हो. ट्रांसवेजाइनल स्कैन वर्सेस
लेप्रोस्कोपी का कंपैरिजन आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि ट्रांसवेजाइनल स्कैन तब किया जाता है जब एब्डोमिनल स्कैन पे आपको फॉर एग्जांपल जो मैस है पेल्विस का, वो इफ इट इज इनसाइड द पेल्विस इट्स लेस देन 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपको एब्डोमेन पे फील अगर नहीं हुआ पैल्पेबल एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे, देन टीवीएस इज बेटर। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड उस केस में बेहतर हो जाता है जहां पे आपको एब्डोमेन पे पैल्पेशन पे मैस मिले। जिसमें एब्डोमेन में पैल्पेशन पे मैस नहीं मिल रहा, उसमें फिर आप टीवीएस से उस मैस की सारी फाइंडिंग्स देखते हो। एब्डोमेन ये जो लेप्रोस्कोपी का कंपैरिजन विद टीवीएस इज एक्चुअली नो क्वेश्चन। लेप्रोस्कोपी इज डेफिनेटली गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर endometriosis, for chronic pelvic pain, for PID, so it has got, इसकी तो अपनी जगह है लेप्रोस्कोपी का, there is no comparison of laparoscopy and TVS। मैम जी एक सर। और करना था जी मैम, जी इसकी जी। वाइज जो मैनेजमेंट हम करते हैं एंडोमेट्रियोसिस की, इसमें मैम स्टेज 1 और 2 में हम आईवीएफ तो नहीं देते ना, आईवीएफ तो स्टेज 3 से स्टार्ट करते हैं ना, इसका मैम स्टेप वाइज थोड़ी मैनेजमेंट बताइएगा काइंडली। वो भी बताते हैं, अभी बताती हूँ, सानिया का क्वेश्चन हो जाए फिर बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैडम मैंने पूछना था कि डे 8 पे हम लेप्रोस्कोपी क्यों कर रहे हैं, और पेशेंट का अगर स्कैन पे वो इसलिए कॉम्प्लेक्स कर रही है, मैस। मैं बताती हूँ, यू आर राइट। वो इसलिए कर रहे हैं, नंबर 1 एक इमरजेंसी नहीं है, शी डजंट हैव एनी पेन, शी डजंट हैव एनी साइंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनी पेल्विक मास। नंबर 2 डेट पे इसलिए उसने कहा क्योंकि बेस्ट जो होती है गायनी की सर्जरीज वो इमीडिएटली आफ्टर पीरियड्स इसलिए होती है। एक वजह तो ये है कि प्रेगनेंसी रूल आउट हो चुकी होती है कि पीरियड्स आके खत्म होते हैं। एक और वजह ये होती है कि आफ्टर पीरियड्स द सर्विक्स इज सॉफ्ट, comparatively it's soft, so if you're doing a dye test, if you're doing uterine manipulation from the pelvis, तो वो comparatively बेहतर होती है। So immediately after periods is the best time for any gynae surgery। जी सर। मैम इन्होंने पामर्स पॉइंट क्यों कहा है? पामर्स तो हम प्रीवियस की सर्जरीज हो या कोई हमें वो उस तरह का एडहेंस वाला हो तो वो उसमें मैं नहीं हम बताती करते। हूँ, अगर उसने कहा है तो वो भी गलत नहीं है, दैट्स नॉट अ वेरी पर्टिकुलर थिंग, वो एक बहुत लंबी बात है लैप्रोस्कोपी से जी रिलेटेड। देखो जब आप सर्जरी कर रहे होते हो तो यू यूज ऑल द पॉइंट्स, यूज पामर, अम्बिलिकल एंड द पेल्विक पोर्ट। सो उसमें स्पेसिफिकली पामर का कहना, यस एंडोमेट्रियोसिस है, उसने कह दिया पामर। इवन इफ अगर एंडोमेट्रियोसिस ना होता तो भी ये पामर कहती तो भी गलत ना होता। उसकी वजह यह है कि पामर इज द सेफेस्ट पॉइंट। देयर आर मेनी सर्जन्स हु प्रेफर पामर ओवर अम्बिलिकस इन एनी केस, सो दैट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। ठीक है और जी। मैम एक और बात, जी जैसे सनी। स्कैन में मैंने दिया हुआ कि कॉम्प्लेक्स मैस है, तो हम जब अटेंडेंट्स की काउंसलिंग करेंगे तो हम उन्हें यही कहेंगे कि बार बार ये तो कॉम्प्लेक्स कही मैस जा है, रहे हैं कि हिस्टोपैथोलॉजी इज द अल्टीमेट ये डायग्नोसिस। फाइनल डायग्नोसिस जी हिस्टोपैथोलॉजी पे होगा। गुड। और एक ये 125 हमने मांगा है, हम बाकी ट्यूमर मार्कर्स पे मांगे है ना, मांगेंगे यंग पेशेंट मांगे में। हैं, वो हमने मांगे थे। ठीक है, जी थैंक यू राहिला, मैडम। वेलकम राहिला जी। अस्सलामुअलैकुम मैम। मैम एक दो बातें मैंने आपसे क्लियर करनी थी कि एक पेशेंट अगर हमारे पास इस तरह जैसे आपने बताया ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस की सिस्ट के साथ आती है और जब हम उसको ओपन करते हैं तो हमारे पास सिर्फ सिस्ट ही होता है, तो जैसे क्लासिफिकेशन आपने हमें बताई है कि जैसे मिनिमल है तो उसमें जो है आपके पास ओवरीज और ट्यूब्स जो स्पेयर होते हैं 1 और 2 में ना, और थर्ड में फिर ये इन्वॉल्व फार्मोसिस होता है। तो मैम ऐसा हो सकता है कि मतलब स्टेज 1 और 2 में एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हो और हाँ हो बाकी सकता है ना। देखो जो क्लासिफिकेशन है जो भी डॉक्टर सानिया में बता रही थी, उसके अंदर अगर सिर्फ ओवरी इन्वॉल्व है, विच इज अ रेयर थिंग, आपको कहीं ना कहीं स्पॉट्स मिल जाते हैं, पीओडी में तो होते ही हैं, यूट्रोसेक्रल पे तो जरूर होते हैं। और सो दैट्स व्हाई अगर आपको कहीं कुछ नहीं मिल रहा, डू गो क्लोजर टू यूट्रोसेक्रल्स एंड यू विल फाइंड द एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स देयर। सो आपको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। 4 पॉइंट तो ओवेरियन इन्वॉल्वमेंट का ही हो जाता है। अगर ओवरी में एंडोमेट्रियोमा है तो 4 नंबर तो वहीं आ जाते हैं, 1 या 2 नंबर तो कहीं और भी आ जाएंगे, तो वो स्टेज 2 पे तो पहुंच ही जाएगा। हाउएवर इफ देयर इज ओनली एंडोमेट्रियोमा और वो फॉर एग्जांपल स्टेज 6 पॉइंट है, 7 पॉइंट है, सिर्फ आपको पीओडी में मिल गई है, एक आधी और जगह पे स्पॉट्स मिल गए, बट ट्यूब्स बिल्कुल पेटेंट है, फ्री है, तो फिर वो स्टेज 1 ही आ रहा होता है ना, क्योंकि ओवरी की इन्वॉल्वमेंट के तो 4 पॉइंट्स वहीं हो जाते हैं। तो आपने स्कोरिंग करनी होती है, उसमें टेबल बना हुआ है स्कोरिंग का 1 2 3 4 करके ना, तो टोटल स्कोर निकालना होता है। थैंक यू मैम। और एक और क्वेश्चन था जो आपने कहा लेस देन 3 सेंटीमीटर में हम क्या कर सकते हैं, आपने कहा 3 सेंटीमीटर से देखो above वो तो आप कुछ होते हैं बहुत ही छोटी से स्पॉट्स होते हैं, फिर उनकी बायोप्सीज लेने की जरूरत नहीं होती है। हाउएवर इफ देयर इज अ लेजन 3 सेंटीमीटर और बियॉन्ड, उसकी बायोप्सी भी जरूरी होती है, ऑल्दो देयर आर लेस देन 1% चांस ऑफ एनी मैलिग्नेंसी इन दिस टाइप ऑफ इन एंडोमेट्रियोमा और एंडोमेट्रियोसिस, बट 3 सेंटीमीटर से कम में नहीं जरूरत होती बायोप्सी की या एक्सिजन की, उसको सिर्फ आप एब्लेजन या बर्न कर सकते हो। बट 3 सेंटीमीटर एंड बियॉन्ड में आप सिस्ट वॉल और बायोप्सी पूरी लेते हो।
तो यस, किसी ने कहा लेप्रोस्कोपी का, लेप्रोस्कोपी इज डेफिनेटली द फर्स्ट चॉइस। हाउएवर इफ यू डोंट हैव फैसिलिटीज या नहीं कोई रिसोर्सेज या स्किल्स या पेशेंट का, तो फिर यू कैन डू द ओपन सर्जरी, बट यस लेप्रोस्कोपी इज द बेस्ट, एंड अब तो हो भी रही है। और एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, किसी ने किया था पोस्ट सर्जिकल कंसेप्शन का, मैं लिख भी लेती होती हूँ जो सवाल रह जाता है ताकि वो रह ना जाए। सो यस, पोस्ट कंसेप्शन, पोस्ट ऑप कंसेप्शन के सर्जरी के बाद भी कितना चांस होगा कंसीव करने का। एंडोमेट्रियोसिस में जो एशरी की नई गाइडलाइन आई हुई है, आई थिंक इट वाज इन 2022, उसके अंदर तो उन्होंने कहा हुआ है कि वैसे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट उस तरह से है नहीं छोटे मोटे इसलिए आप अगर छोटे मोटे एंडोमेट्रियोमास एंड ट्यूबल पेटेंसी ठीक है, तो यू कैन डायरेक्ट पेशेंट टू गेट द IUI डन और लीड हर टू द कंसेप्शन ट्रीटमेंट। हाउएवर इफ यू आर डूइंग सर्जरी, जैसे कि बड़ी सिस्ट है या ट्यूबल पेटेंसी नहीं है, एंड यू आर डूइंग द सर्जरी, आप एंडोमेट्रियोमा भी निकाल रहे हो, साथ ट्यूबल पेटेंसी भी अचीव कर रहे हो, तो उसके अंदर 1 year आफ्टर सर्जरी पेशेंट हैज गॉट मैक्सिमम चांसेस टू कंसीव। तो इमीडिएटली आफ्टर surgery, without any delay, it's better to direct her to get the treatment done for the subfertility, और 1 साल का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है immediately after surgery, तो आप वो उसका करो ताकि फिर वो कंसीव कर जाए, ठीक है। और उसके अंदर उस गाइडलाइन में ये भी लिखा हुआ है, एशरे वाली गाइडलाइन में, कि ओनली मेकिंग पेशेंट टू गेट प्रेग्नेंट एज अ ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस इज नॉट लॉजिकल। ऑब्वियसली ये ट्रीटमेंट, प्रेगनेंसी या सर्जरी और वो चीजें हम कर रहे हैं उसके अंदर जो कि फर्टिलिटी विशेस वाली है या फर्टिलिटी सब फर्टिलिटी के साथ है। अगर एक पेशेंट जिसके 3 बच्चे पहले हैं एंड शी थिंक्स दैट हर फैमिली इज कंप्लीट बट शी हैज गॉट एंडोमेट्रियोसिस, सिर्फ उसको ये कहना कि इफ यू गेट प्रेग्नेंट अगेन तो आपका एंडोमेट्रियोसिस ट्रीट हो जाएगा, दैट इज नॉट द ट्रीटमेंट। क्योंकि फिर इट्स बेटर टू गिव हर द मेडिकल ट्रीटमेंट, उसको लॉन्ग टर्म मेडिकल ट्रीटमेंट में रखें, तो दैट इज अ बेटर चॉइस। सो मैडम ओवुलेशन इंडक्शन उसको मतलब 1 year के बाद देंगे या इमीडिएटली आफ्टर नहीं, ट्रीटमेंट इमीडिएटली शुरू कर बाय देंगे? 1 year आप उसको अगली साइकिल से भी दे सकते हो, अगर आपने रिकवरी ठीक है, टाइम देना है तो 2 months के बाद। ठीक बट है मैडम। इवन आप उसको IUI के लिए भी डायरेक्ट कर सकते हो, उसको बहुत लंबी ओवुलेशन इंडक्शंस पे भी नहीं कर सकते, बिकॉज आई टोल्ड यू कि इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी 1 year टाइम इज द बेस्ट टाइम फॉर और कंसेप्शन। मैडम ये रिकरेंस भी होती है, 70% एंडोमेट्रियोमास दोबारा भी बनते हैं ना? रिकरेंस इज डेफिनेटली देयर ना। हाँ जी। रिकरेंस तो बल्कि ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट बोला, इवन ड्यूरिंग काउंसलिंग और बिफोर सर्जरी भी आप, या पोस्ट सर्जरी में आप कह सकते हो पेशेंट को आफ्टर द डायग्नोसिस इज कंफर्म्ड कि रिकरेंस इज डेफिनेटली देयर टिल द टाइम ऑफ मेनोपॉज, शी विल कैरी दिस एंडोमेट्रियोसिस एंड जी। एंडोमेट्रियोसिस 2-4 स्टेटमेंट्स आप वैसे भी ऐड कर सकते हो। इट्स सच एन अनप्रेडिक्टेबल डिजीज, एट टाइम्स यू पुट इन द कैमरा एंड यू रियली गेट टू नो के पेशेंट को तो कोई सिम्टम ही नहीं है और अंदर बुरा हाल हुआ है, मतलब एवरीथिंग इज ऑब्लिटरेटेड, POD क्या ये वो, तो सिम्टम्स मे नॉट, usually they do not correlate with intraoperative findings because it's such an unpredictable disease और ये एक never ending किस्म की disease होती है, ठीक है। So 2-3 जी मैम ये बता दें कि आपने अभी सर्जरी कर दी, उस पेशेंट को 3 महीने का टाइम देंगे कि स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन करे? 3 महीने बाद आपसे ओवुलेशन इंडक्शन उसका टाइम नहीं वेस्ट करना, मैक्सिमम आप 2 months दे दो, उसकी वजह ये है कि रिकवरी हो जाए। After that, if the tubal patency is good, you can give her ovulation induction. If she is young, then for the next 2-3 months, you can give ovulation induction, and immediately after that, you can advise her to go for IUI. Even if patient has got blocked tubes, then after 2 months, direct her to get the IVF done, because वही बात है कि immediately after surgery वाला जो time है, which is 1 year time, जो कि literature कहता है, it has got maximum chances to conceive. And if she conceives, obviously उसे 1 साल 2 साल में उसका recurrence भी कम रहेगा। मैम तो इसको अपने लिए खुद ही आसान बनाना है ना, जैसे अगर वो हिस्टोपैथ रिपोर्ट शी कम्स टू मी एंड आई विल से टू माय एग्जामिनर दैट इट इज लाइकली अ मॉडरेट एंडोमेट्रियोसिस, so depending upon her age, she is less than 35 years, so there is a chance of spontaneous conception within 1 year, and if my patient does not conceive, then I will offer the option of IUI and IVF. Someone is saying that ovulation induction may not be, it's not actually recommended in the guideline. Yes, देखो बात ये है कि हमने करना क्या है, अगर हम IUI के लिए भी जा रहे हैं तो ओवुलेशन इंडक्शन देंगे, अगर हम IVF के लिए भी जा रहे हैं तो ओवेरियन स्टिमुलेशन देंगे, दैट्स व्हाट वी मीन। यहाँ पे मैंने स्पॉन्टेनियस क्यों ओवुलेशन इंडक्शन गाइडलाइन में उन्होंने नहीं कहा, बिकॉज दे डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो क्या आप ओवुलेशन इंडक्शन पे 6-6 महीने 8-8 महीने ना रखें, रिकवरी टाइम जिस टाइम
पे है उसमें आप दे सकते हैं, सो दैट पेशेंट्स टाइम इज नॉट वेस्टेड। क्योंकि वही बात है ना कि 1 साल के टाइम में अगर वो कंसीव कर गई तो वेल एंड गुड, वी रियली डोंट वांट के रिकरेंस हो और या फिर कुछ और ऐसा हो। उसकी वजह ये है कि फिर दोबारा सर्जरी तो नहीं हमने फिर वही सर्जरी रिकमेंडेड होगी इवन इफ पेशेंट कम्स विद रिकरेंस एंड शी वांट्स टू कंसीव। और तो आपको ऑब्वियसली देखना पड़ेगा कि फिर ये भी होता है कि इफ देयर इज अ स्मॉल एंडोमेट्रियोमा, अगेन उसके एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी के बगैर भी आप उसका डायरेक्ट आईवीएफ की तरफ डायरेक्ट कर सकते हो। और एक चीज और भी है कि डूइंग सर्जरी अगेन एंड अगेन, या फिर आपको ओवरी में इतनी बड़ी सिस्ट मिली एंड यू आर डूइंग अ सेकंड सर्जरी इन दिस पेशेंट, तो उसके अंदर आपका आप ओवेरियन रिजर्व कॉम्प्रोमाइज करने से बेहतर है कि आप थोड़ी सी सिस्ट ही अंदर रहने दो, ताकि आप उसकी जितनी एंडोमेट्रियोसिस को एक्सरसाइज कर रहे हो उसके बाद ऐसा ना हो कि ओवरी निकालनी पड़ जाए, या ऐसा ना हो कि बहुत ही रेमिनेंट रह जाए ओवरी का। तो इट्स बेटर to leave a bit of endometriosis inside instead of causing low ovarian reserve in a patient who wants to conceive. जी राहिला। मैम ये मैंने ही कहा था क्योंकि मैंने गाइडलाइन में पढ़ा तो यहाँ पर कहीं पे This was a मैम very आपने good point. जी मैम आपने लास्ट क्लास में भी ये पॉइंट कहा था तो मैंने अपने पास लिख लिया था, लेकिन जब मैंने गाइडलाइन में देखा तो वो ओव्यूलेशन इंडक्शन को रिकमेंड नहीं कर रहे थे। वो लेकिन इसलिए जैसे नहीं करते। जी मैम, जैसे आपने बताई है बात और मेरे तब भी ज़हन में ये था, लेकिन हम इस तरह बोल सकते हैं कि भाई कंसीडरिंग और सर्कमस्टांसेस ना कि हम डायरेक्ट पेशेंट को जो है वो एआरटी की तरफ नहीं लेके जा Because सकते। you are not, yes, you are not, you don't want to delay conception. Basically concept जो मेरा, क्योंकि पहले ये कॉन्सेप्ट था, अभी कुछ जगहों पे होता है और वर्ल्ड वाइड भी, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रिकमेंडेशन इन एंडोमेट्रियोसिस। वेरी फ्रेंकली आपको डिफरेंट गाइडलाइंस में डिफरेंट मिलेगा, एशरे में कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगा आपको, अमेरिकन गाइडलाइन में डिफरेंट मिलेगा आपको, आरसीजी, आपको हर जगह पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। 3 months after the treatment of endometriosis, after the surgery of endometriosis, ये शुक्र है आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि अब इतना रिकमेंड नहीं रहा। वो क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस की क्लियरेंस सर्जरी के बाद दे से दैट देयर आर लिटिल माइक्रोस्कोपिक लेजन्स दैट आर स्टिल लेफ्ट इनसाइड, या फिर देयर आर स्मॉल एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स और मे बी स्मॉल लेजन्स दैट आर स्टिल इनसाइड। उसके लिए मैं 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने इवन ज़ोलोडेक्स हम इंजेक्शन लगाएंगे ताकि वो भी खत्म हो जाए। उसके बाद वील गाइड हर टू गेट प्रेग्नेंट। और फिर लेकिन अगेन देखो वो 1 साल का जो टाइम है उसमें से 6 महीने या 4 महीने तो उसके फिर वेस्ट हो गए ना ज़ोलोडेक्स में। शी कैन नॉट कंसीव व्हेन शी इज टेकिंग ज़ोलोडेक्स। सो अब जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि एज सून एज यू डू द सर्जरी फॉर एंडोमेट्रियोसिस, इमीडिएटली आफ्टर दैट guide patient towards the treatment of subfertility. She may go to IUI or IVF directly. However, if you're giving some time for the recovery to the patient, there is no harm in giving ovulation inductions just because you don't want to delay the conception. Basically concept है। यस मैम, लास्ट टाइम आपने यही बताया था कि फर्स्ट 3 साइकिल्स में हम उसको ओव्यूलेशन इंडक्शन देंगे, अगर वो नहीं ट्यूबल होता पेटेंसी देन इतनी अच्छी है स्टेज 1 और 2 में। अगेन स्टेज 3-4 में अगर ट्यूबल पेटेंसी अचीव हुई भी है तो फिर डायरेक्टली गो फॉर आईयूआई। अगर स्टेज 4 है उसमें तो वैसी ट्यूबें डैमेज होंगी, फिर 2 मंथ्स के बाद आईवीएफ। जी राफिया। मैम प्लीज मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। गुड, यस मैं भी ये करना चाह रही थी। सो यस, मेडिकल मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। अगर अनमैरिड गर्ल है, फैमिली कंप्लीट है, कभी ट्राई करके देखो आप लोग भी लाइफ में। पेशेंट बच जाती है सर्जरी से, बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी इज नॉट अ गुड थिंग फॉर अ पेशेंट, क्योंकि एक ऐसी सर्जरी आप करने जा रहे हो जिसमें पहले मरीज को कह रहे हो कि रिकरेंस हो सकता है, तो वो एक बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली डैमेजिंग चीज है। सो मेडिकल ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी गुड। अगेन सारी जो चीजें, चाहे आप सीओसीपीज दो, चाहे पीओपीज दो, चाहे आप कुछ भी दो, ऑल आर टेम्पररी ट्रीटमेंट। हाउएवर लॉन्ग टर्म दे सकते हो। ज़ोलोडेक्स इज कॉस्टली, हैज गॉट मोर साइड इफेक्ट प्रोफाइल एंड इज एब्सोल्युटली वेरी मच टेम्पररी। देना चाहते हो इनिशियली यू कैन गिव, बट अगर एक लॉन्ग टर्म मेडिकल ट्रीटमेंट देनी है पेशेंट में, उसमें डायरेक्ट ज़ोलोडेक्स की जरूरत नहीं है। इंस्टेड फॉर एग्जांपल अ पेशेंट कम्स टू यू, शी इज लाइक 5 to 6 सेंटीमीटर भी है तो स्टिल वी हैव टू गो फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट मैम। they कर सकते हैं बिल्कुल, and you will see that in 6 months time or 3 months time the cyst may even go away. कभी ट्राई करना।
I have seen 8 centimeters is going away as well. However, वो हम गाइडलाइन फॉलो करेंगे. वो तो जो सिंपल सिस्ट है उसमें भी वो 8 सेंटीमीटर एंड अबव में वो कहते हैं कि सर्जरी करके बायोप्सी ले लो, लेकिन चलो 6 सेंटीमीटर तो वैसे ही उस कैटेगरी में आ रही है. So for example, if this same patient who is 32, let's say she's 20 years of age and she is unmarried and comes to you with the same findings of cyst 5 into 6 centimeter complex cyst, और आपको इसमें with history examination and investigation you think it's endometriosis, you can start her off with continuous progesterone दे दो, periods कराए बगैर, there should be no bleeding, non-stop progesterone only. अब जो recommendation है कई सालों से वैसे तो अब है, इतनी लेटेस्ट भी ये बात नहीं, अब तो काफी देते भी हैं, aromatase inhibitor with progesterone only pills. They have got very, very good results. Progesterone only pills, for example, norethistyrone है, आपने 5 mg TDS दी या 2 BD में दे दी, continuously आपने दे दी non-stop for the 3 months. और साथ में फर्स्ट मंथ में आप अगर एरोमेटेज इनहिबिटर में भी लेजरा 2.5 mg OD, नॉर्मली जो ओव्यूलेशन इंडक्शन की डोज होती है वो BD में होती है एंड इट्स गिवन ओनली ड्यूरिंग पीरियड्स फॉर द 5 days. ये मैं कह रही हूँ कंटिन्यूसली, यानी 30 दिन है महीने में तो 30 दिन ही कंटिन्यूसली आपने OD में एरोमेटेज इनहिबिटर्स दिया एंड यू गिव प्रोजेस्टेरोन ओनली विद एरोमेटेज इनहिबिटर्स कंटिन्यूस. यू रिपीट अल्ट्रासाउंड आफ्टर 3 months, पीरियड्स बंद किए हुए आपने पेशेंट के 3 months के बाद किया. द सिस्ट साइज शुड बी डिक्रीजिंग. If it is not decreasing or increasing, then you can consider surgery. If it is decreasing, continue the medicine for 6 months and repeat ultrasound for 6 months. इस तरह से आप excuse me, मैडम ये एग्जाम में भी फिर बोलना है, लेकिन ये तो मैडम ये एग्जाम में भी फिर इसी तरह बोलना है मैडम, ये मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफर एक्सक्यूज मी जी, मेडिकल ट्रीटमेंट इसी तरह ही है. नहीं मैडम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे अभी ये अल्ट्रासाउंड पे ना 5 to 6 सेंटीमीटर वाली सिस्ट थी, तो यहाँ पे भी फिर मैं ये मेडिकल ट्रीटमेंट बोलूंगी. मैडम अगर एक पेशेंट कंसीव करना चाह रही है तो उसको तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट ये तो बात कर चुके हैं, बिल्कुल ये बात तो कर ली. कंसीव करने वाले में थोड़ी बोलेंगे, मैं तो कह रही हूँ अनमैरिड है, कंसीव नहीं करना, या फिर फैमिली कंप्लीट वाला पेशेंट है. तो ये मैं बता सकती हूँ वहाँ पे कि मतलब मैंने या फिर ऑफर नहीं, करनी वो होगी आपके सिनेरियो पे डिपेंड करता है. अच्छा ठीक है, वो सिनेरियो पे डिपेंड करता है. नहीं मैडम यहाँ पे आपने कहा ना कि 5 जब आप to 6 सेंटीमीटर वाले सिस्ट में भी ये दे सकते हैं ना, तो आई एम आस्किंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि जैसे कि अभी मेरा ये वाला सिनेरियो था, तो इसमें मैं ये मेंशन करूं कि आई विल डिस्कस एंड आई विल ऑफर द. अच्छा उसमें तो आप कहोगे कि फर्टिलिटी का है तो उसमें तो ऑप्शन, मतलब उसमें तो है ही ऑप्शन सर्जरी की. अगर तो फर्टिलिटी नहीं, फिर आप कहोगे कि मेडिकल ट्रीटमेंट उसमें इफ शी डजंट वांट टू कंसीव. ठीक है, जो तो आपकी अनमैरिड पेशेंट है जो 5 into 6 सेंटीमीटर की कॉम्प्लेक्स सिस्ट में, उसके अंदर आप ऑप्शन दे सकते हो. उसमें आप कहोगे कि पेशेंट और उसके पेरेंट्स को आई विल गिव ऑप्शन. नंबर 1 इज मेडिकल ट्रीटमेंट बिकॉज उसकी पेन भी ठीक हो जाएगी, उसकी सिस्ट जा सकती है. नंबर 2 इज सर्जिकल, बट सर्जिकल में शी विल हैव टू गो थ्रू द सर्जरी again and again because she's only 20. Later on when she gets married and again if she has a cyst because it's a recurring condition, तो obviously कौन सर्जिकल ऑप्ट करेगा? वो तो यही ऑप्ट करते हैं ना कि मेडिकली करते रहे till she gets married and once she gets married तो इमीडिएटली वी गो अहेड विद द कंसेप्शन. फिर साल लगा के उसको तो हम कंसीव ही कराएंगे ना, अल्ट्रासाउंड रिपीट करके, मेडिकल ट्रीटमेंट बंद करके. ठीक है, ठीक है. 2.5 mg BD नहीं देनी, मैंने लिखा हुआ इट्स 2.5 mg OD, राइट, दैट एरोमेटेज इनहिबिटर विद प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स कंटिन्यूस. तो 3 months करके स्कैन रिपीट कराना है. अगर उसके सिस्ट का साइज सेम है या बढ़ रहा है, एट दैट टाइम यू विल कंसीडर सर्जरी. इफ द सिस्ट साइज इज डिक्रीजिंग व्हिच डेफिनेटली ज्यादा चांसेस होते हैं, कम में नहीं भी करता. तो इफ इट इज इंक्रीजिंग तो देन यू गो अहेड विद इफ इट इज नॉट इंक्रीजिंग इट्स डिक्रीजिंग, तो आप 3 महीने और दे दो, 6 महीने बाद रिपीट कराओगे. इफ द सिस्ट इज गॉन या वो 2 सेंटीमीटर तक चली जाती है, देन यू कैन गिव अ ब्रेक, 1-2 महीने का ब्रेक देके देन यू कैन अगेन स्टार्ट विद द प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स. प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स तो आप साल भर भी कंटिन्यूस दे सकते हो, इट डजंट रियली कॉज एनी हार्म. तो आप सिमिलरली कंबाइंड ओनली पिल्स का भी है, कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, लेकिन वो भी कंटिन्यूस देंगे विदाउट ब्रेक. उसमें फिर जो पीरियड वाली मेडिसिन होती हैं, प्लेसिबो वाली जो 5-6 एंड पे होती हैं, वो नहीं लेगी और फिर कंटिन्यूस हार्मोन्स वाली मेडिसिन ही लेती रहेगी. सो उसमें फिर यूं होता है. जोलोडेक्स का इंजेक्शन जो है it's expensive. It's although it's given only once per month, but again it has got side effects profile, और आप उसको एक लिमिट तक लगा सकते हो and the moment you stop it the cyst comes back. तो it's better कि आप आसान ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, but again compliance should be very good. ठीक है, तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट. ये आपने OD का कि BD का मैडम? OD once. ओके ठीक है, तो
आई थिंक दिस वाज काफी एंडोमेट्रियोसिस के यही 2-3 सिनेरियोज इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी तरीके से आ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्लास हमारी खत्म होने वाली है। ये आपने एरोमेटेज इनहिबिटर ओडी बोला है फॉर 1 मंथ के लिए, एंड कंटीन्यूअस पिल्स जो है वो 3 मंथ्स के लिए, जी ऐसे? जी मैम। जी, उसकी वजह ये है कि दिस aromatase inhibitor is actually an expensive medicine. When a patient has to take it for 1 month, they'll come back to you to tell you the cost. 1 महीने के लिए काफी महंगी पड़ जाती है मेडिसिन वैसे भी, तो you don't need to continue it for 3 months. वैसे तो ओडी में आप कंटिन्यूस, लेकिन प्रोजेस्टेरोन ओनली कंटिन्यूइंग फॉर 3 months is more or less harmless. बहुत कम ही साइड इफेक्ट प्रोफाइल इसके अंदर है प्रोजेस्टेरोन ओनली में। तो एरोमेटेज इनहिबिटर अगर आप पहला महीना भी दे दो ओडी में कंटिन्यूस तो काफी होता है। ठीक है, थैंक यू मैम। मैडम एक क्वेश्चन था मैम, ये सेकंड टाइम आपने कहा था ना रिपीट, जब हम सर्जरी सेकंड सर्जरी कर रहे हैं फॉर एंडोमेट्रियोसिस, तो आपने कहा कि हम जो है ना अराउंड 2 सेंटीमीटर की सिस्ट जो है ना वहाँ पे छोड़ भी देंगे, तो मैं हाँ टू लेसन छोड़ नहीं देंगे। What I meant to say is, I will tell you. Sorry, मेरा मतलब ये था कि जब सेकेंड टाइम सर्जरी हो रही है, पेशेंट की पहली ओवेरियन रिजर्व कंपैरेटिवली कम हुआ है क्योंकि एक सर्जरी वो करा चुकी है ओवेरियन सिस्ट पे। सेकेंड टाइम वी हैव टू बी मोर विजिलेंट इन अ वे कि पूरी ओवरी ना निकल जाए। ओवेरियन रिजर्व इज इम्पोर्टेंट। जहां आपको लगे कि अब ओवेरियन रिजर्व बहुत कॉम्प्रोमाइज हो रहा है कि सिर्फ रेमिनेंट ऑफ ओवरी इज गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड, then it's better to leave a bit of cyst inside instead of removing the ovary, right? Okay मैम, तो फिर उसमें वहां पे हम कैप्सूल छोड़ देंगे? Only if you think that removing the capsule is going to remove almost whole of the ovary, सिर्फ remnant ही रह जाएगा तो क्या फायदा, उसने कंसीव करना है, ओवेरियन रिजर्व को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ठीक है, चलो, थैंक यू, ओके।